बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ दिन है आज। देखिए, करीब आधे घंटे पहले ऐसा लग रहा था कि मार्केट में आज शार्प करेक्शन आ रही है, लेकिन पिछले आधे घंटे में वापस अगर आप देखेंगे तो अपसाइड की तरफ जर्नी शायद रिज्यूम हुई हो। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून। और अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी ग्रीन में है, एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांसेस के फेवर में है। सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स जो है पिछले कुछ दिनों का IT, वो अभी भी लीड कर रहा है मार्केट को। तो उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा शायद चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि 24,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलेगी और शायद एक शॉर्ट ट्रेड भी प्ले आउट होगी। वो प्ले आउट हुई, लेकिन अब लोअर लेवल से वापस मार्केट में रिवर्सल आ रहा है। तो देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए कैसा रहेगा। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गैप में शुरुआत के बाद बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 200 पॉइंट फिसला और 24,200 के नीचे आया। HDFC बैंक, रिलायंस, भारती और M&M ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी कमजोर। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के 4 GPD सेक्टर और शेयरों में तेजी का मजबूत चार्ट के दम पर क्रॉम्पटन 3% उछाल के साथ वादा के टॉप न्यूज गिनेस में शुमार। साथ ही डिक्सन टेक, PI इंडस्ट्रीज 361 भी चले। वहीं स्पॉटलाइट इरिडा में भी खरीदारी का। JP मॉर्गन और HSBC के बाद आज कोटक की भी मेटल सेक्टर पर पॉजिटिव रिपोर्ट। कहा वेस्ट एशिया संकट से सप्लाई में पड़ सकता है असर। इंडेक्स करीब 2% मजबूत। हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता को बताया टॉप पिक्स। तीनों करीब 3% ऊपर। क्रिटिकल मिनरल शेयरों में आज जोरदार एक्शन। GMDC में पिछले एक साल की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी। शेयर करीब 18% ऊपर। NSE इंडिया में भी करीब 9% का उछाल। अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजों के बाद HDFC AMC का शेयर 1.5% नीचे। चौथी तिमाही में तिमाही आधार पर मुनाफा करीब 20% लुढ़का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आय में भी 2% का दबाव। मार्जिन रहे फ्लैट। 54 रुपए के डिविडेंड का ऐलान। बाजार को अब एंजल वन, विप्रो और HDFC लाइफ के नतीजों का इंतजार। आज मिड और स्मॉल कैप IT शेयरों में तूफानी तेजी। सोनाटा सॉफ्टवेयर और फर्स्ट सोर्स में करीब 12% से ज्यादा का उछाल। साथ ही इक्लक्स और कोफोज में भी जोरदार तेजी का। और सिटी की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद हेल्थ 3% ऊपर। 30% ऊपर के दिए सिटी ने टारगेट। कहा जी के साथ F414 इंजन का करार पूरा। तेजस MK2 और MK1 स्क्वाड्रंस को मिलेगा सपोर्ट। चलिए अब बाजार के लिए आज कैसा रहा दिन, इस पर आते हैं। मैंने जब ये ग्राफिक्स भेजे थे तब मैंने लिखा था खराब दिन। अब मैं उसको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ मिला जुला दिन, क्योंकि मिला जुला दिन ही है। देखिए हुआ क्या मार्केट में आज। हायर लेवल से तो गिरावट आई है, खैर ऑब्वियसली टॉप से, और वो गिरावट फिर से बैंक निफ्टी की लीडरशिप में आई। बैंक निफ्टी भी रखिएगा ज़रा इंट्राडे में। और सुबह आज हमने 24,350 से 24,400 में इंट्राडे में एक सेल का व्यू लिया था श्रेया। 24,400 के आसपास का स्टॉप था। 24,401 का हाई था। ठीक है, मतलब वो एक आध पॉइंट चलता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब 2 दिन से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। IT में फिर से आउट परफॉर्मेंस है। तो एक सेंस बन रही है अब कि एक मार्केट अब थोड़ा सा IT की तरफ ज़्यादा चल रहा है और थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है। मिड कैप और स्मॉल कैप ये भी गिरे, ऐसा नहीं है कि ये नहीं गिरे हाई से, लेकिन ज़्यादा नहीं। और अगर आप देखें स्मॉल कैप, एक बार स्मॉल कैप भी रख दीजिए। और एडवांस डिक्लाइन तो अभी भी ठीक ठाक ही है। पहले स्मॉल कैप दिखा दीजिए मुझे एक बार प्लीज़। स्मॉल कैप देखिए करीब 0.5% ऊपर है, तो ठीक है, स्मॉल कैप में कोई दिक्कत नहीं। और एडवांस डिक्लाइन जो हम डिस्कस कर रहे थे, और ऑलमोस्ट जब आप शो कर रहे थे मैं नोटिस कर रहा था, ऑलमोस्ट वो ओवरटेक करने वाली थी रेड लाइन ग्रीन लाइन को, लेकिन अब उसके बाद वापस एक थोड़ा सा गैप बढ़ रहा है वापस ग्रीन और रेड के बीच में। 1800 वर्सेस 1200, मतलब 1.5:1 का एडवांस डिक्लाइन। तो ठीक है, अभी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है मार्केट में। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप हायर लेवल पर चेस कर रहे हैं मार्केट में तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको डिप्स का ही वेट करना पड़ेगा।
राइट और वही साबित हुई है मार्केट में। आपने कहा था 24,350 24,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पर शायद शॉर्ट करें तो पैसे बने और वही होता हुआ नजर आया है मार्केट में। तो वो ट्रेड तो प्ले आउट होती हुई नजर आई क्योंकि आज का हाई 24,400 का था, लेकिन बैंक निफ्टी लगातार 2 दिन से अंडर परफॉर्मेंस, यहाँ पर थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। हालांकि ओवरऑल भी देखिए तो सिर्फ मेटल पैक को छोड़ दे तो बाकी सारे सेक्टर्स ने ऊपरी स्रोत से अपनी बढ़त गंवाई है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल सर यहाँ पे अब ये हो जाता है कि जो डिप आई है इसको कैसे ट्रीट करें, क्या इस डिप में खरीदारी की राय होगी जिस तरीके से रिकवरी फिर से आई है? इनफैक्ट सुबह आपने मेंशन भी किया था इन लेवल्स पर खरीदारी का सोच सकते हैं, तो उसी व्यू के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी अब? देखिए श्रेया, मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। पहली बात, कल हमने क्लोजिंग में एक व्यू लिया था कि आधी लॉन्ग पोजीशंस को आप बुक कर लीजिए क्योंकि मार्केट थोड़ा सा जो है ना वो अब टॉपिश लग रहा है, लेकिन शॉर्ट करने का व्यू नहीं था कल तक, लेकिन बाकी आधी को आप कैरी करें। और आज सुबह हमने एक व्यू लिया था कि जो बाकी की आधी लॉन्ग पोजीशन बची हैं आपकी उनमें 24,050 का स्टॉप लॉस रखें। देखिए आज का लो 24,102 है, तो वो स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ बाकी के लॉन्ग पोजीशंस में। इंट्राडे में हमने सुबह एक व्यू लिया था कि इंट्राडे में 24,350 के आसपास शॉर्ट करने का व्यू होगा। अगर वो शॉर्ट किया है तो उस शॉर्ट को आप क्लोजिंग में काटें, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आपको ट्रेड मिले तो उस ट्रेड में से बहुत जल्दी निकलना समझदारी होती है। वो ट्रेड्स इंट्राडे ही होती हैं। जो आज हमारी शॉर्ट की ट्रेड थी वो इंट्राडे की थी। पोजिशनली मेरा व्यू लॉन्ग का ही रहा है, हाँ। लेकिन जो शॉर्ट की ट्रेड थी वो इंट्राडे की ट्रेड थी, क्योंकि बाजार का जो बड़ा ट्रेंड है ना, वो बड़ा ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बहुत लोग कहेंगे कि हाँ हमारा स्टॉप लॉस 24,400 का था, देखिए 401 तक गए, वो 1-2 पॉइंट तो आप एडजस्टमेंट करेंगे ना, इतना तो आप किसी को भी देंगे, है ना, तो वो ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करता है, बीच बीच में थोड़े से कमज़ोर खिलाड़ियों को बाहर करता है, वीक प्लेयर्स को। तो आज जैसा दिन था उसमें कुछ कमज़ोर खिलाड़ी बाहर हो गए। हो सकता है एक और डिप आ जाए जो आपको ये 24,050 तोड़कर एक बार 23,800 तक भी ले जाए। ऑब्वियसली आज नहीं, और 2-3 दिन में इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो वो आपके लिए एक री एंट्री की अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें एक और चीज़ हुई है, क्रूड भी बढ़कर अगर आप देखें तो $96 पर आ गया है ना। सुबह हम 94 पर थे, अब हम 96 पर हैं, 96 हाफ भी हो गया इनफैक्ट। अब रिस्क हमेशा ही रहता है कि मैं सुबह उठा मान लो सोकर और क्रूड देखा 101 पर है तो क्या होगा, उस दिन दैट केस गैप डाउन होगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा एक ये रिस्क भी रहेगा। और अब यहाँ से बड़ी रैली के लिए अभी क्रूड थोड़ा स्टिकी हो गया है, मतलब वॉर रिलेटेड बाकी सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, क्रूड अभी भी स्टिकी बना हुआ है 96-97 पे। इसका 90 के नीचे आना ज़रूरी होगा और बड़ी रैली के लिए। वो 24,800 तक की अगर तरफ जाना है मार्केट को, थोड़ा सा यहाँ से और क्रूड प्राइस को नीचे आना होगा, 90 के नीचे आएगा तो वो बात बनेगी। निफ्टी पर जहाँ तक बात है हमारी, मैं अभी भी यही कहूँगा कि पोजिशनल वो जो लॉन्ग आपने बचा के रखे हुए हैं उनमें आप अभी भी 24,050 का स्टॉप लॉस रखें। आज बाजार ने एक शॉर्ट ट्रेड भी दी, बहुत समय के बाद इनफैक्ट एक शॉर्ट ट्रेड आई, लेकिन शॉर्ट ट्रेड जो भी है ना उसको आप निपटा कर जाएं। तो उसमें ये ना सोचें कि मैं कल भी एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है कल भी चल जाए, लेकिन अगर आपने वो शॉर्ट किया है और 200-250 पॉइंट शॉर्ट साइड पर बना लिया आपने, तो वो इन अ ट्रेंडिंग मार्केट काउंटर ट्रेंड के मूव में काफ़ी होता है। वो पोजिशनल री एंट्री के लिए मार्केट के सिग्नल का वेट करें। हो सकता है वो सिग्नल आज ही मिल जाए हमें, हो सकता है वो सिग्नल हमें 23,800 पे मिले, हो सकता है वो सिग्नल हमें 23,900 पे मिले, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन पोजिशनल री एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस मार्केट में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में शायद अब एक करेक्शन हो रही है। एक आई थिंक बैंक निफ्टी ने एक बहुत शानदार मूव दिखाया और बैंक निफ्टी अपनी रैली का ना एग्जैक्ट, जैसे कहते हैं अपने करेक्शन का एग्जैक्ट 50% के करीब आकर वहाँ से घुमा है। 50-60% के बीच में जो फिबोनाची नंबर्स होते हैं उनके वहाँ पर आकर घुमा है। अब 55,000 से 55,500 की गिरावट का वेट करें, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि वापस आपके लिए री एंट्री अपॉर्चुनिटी होगी। मेरे ख्याल से टॉप अभी भी नहीं बना है मार्केट में, ये कहना जल्दबाजी होगा। क्लोजिंग देखते हैं 2 दिन से, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि बैंक निफ्टी में पैसा जो है वो आपका बेचकर बन रहा है ना। चलिए वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक आज कैसे मूव्स रहे? बिल्कुल अनुज, कुछ मेटल्स कैंडिडेट हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। गुड आफ्टरनून अनुज, और जिनमें स्ट्रेंथ अभी भी कायम है। मैं पहला स्टॉक रखूंगा हिंडाल्को। बहुत अच्छे स्टैट्स, स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स कन्विक्शन, अच्छी बाइंग, और 12 बजे भी इस स्टॉक को हम देख रहे थे, बात कर रहे थे उस वक्त। और हिंडाल्को अभी भी हल्का सा ट्रिम हुआ हाई लेवल से, बट स्टिल सेटिस्फैक्ट्री ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। हिंडाल्को पहला ट्रेड 1039 पे 27 रुपए के मूव के साथ इसने अपना 27 जनवरी 2026 का जो स्विंग हाई है वो काट दिया है, और अभी भी 6.5 लाख शेयर बिल्डअप हुआ है यहाँ पे। लेकिन मेजर पुट कंसंट्रेशन अगर किसी स्ट्राइक पे है तो वो है 1000 की स्ट्राइक हिंडाल्को में। दूसरा स्टॉक लेके आऊंगा, दैट्स अदानी ग्रुप का अदानी पोर्ट्स।
सुबह बातचीत भी हुई थी इस स्टॉक पे और अभी भी टिक बाय टिक चार्ट्स पे डे हाई पे 1551। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इसके करियर का जो 1500 से लेके करीब 1580 सबसे चैलेंजिंग 80 रुपए इसके करियर के जो है ये उसमें भी बहुत स्ट्रांगली ट्रेड करता हुआ विद सिग्निफिकेंट ओआई डेवलपमेंट, लगभग 4% ओआई डेवलपमेंट, 7 लाख से जुड़े हैं यहाँ पर और अभी भी डीआई की डिजिट्री में है। और एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस जो है वो 1550 1580 का उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। तो दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को और एक वीक कैंडिडेट लेके आऊँगा आपकी स्क्रीन पे। ऑटो में पिछले कुछ दिनों से कुछ कोलैप्सेस हैं और आज हीरो मोटोकॉर्प ने फाइनली डिसाइसिवली अपने 200 EMA, अपने 10, 20 सबको सरेंडर कर दिया और चांसेस लग रहे हैं कि एक बार फिर से जाके अपनी ऑप्शन बेस यानी करीब 5,000 के क्लस्टर को टेस्ट करे और अच्छी खासी शॉर्टिंग 5% ओआई बिल्डअप यहाँ पे हुआ। तो ये थे 3 कैंडिडेट्स इस वक्त के, एक वीक साइड पे हीरो मोटोकॉर्प और 2 स्ट्रॉन्ग साइड पे हिंडाल्को और साथ ही साथ अगर आप देखें अदानी पोर्ट्स। पर अनुज, ये कल एफआईएस की बाइंग के आंकड़े आए बट स्टिल वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का एक्शन थोड़ा सा मिसिंग है। ये क्या बैंक निफ्टी थोड़ा सा फिजल आउट होने का संकेत दे रहा है क्या आपको? देखिए वीरो, ऐसा है ना, ये एफआईआईएस ने पहले भी कई बार हमारे साथ आंख मिचौली खेली है। पहले भी उन्होंने 1-2 बार हमें कुछ आवाज़ आई क्या? पहले भी 1-2 बार उन्होंने हमें थोड़ा सा इस तरीके की उम्मीद जताकर उसके बाद फिर से हाथ पीछे खींचे हैं। तो आई थिंक वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वो वाली बात है। यहाँ पर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक की बात हो रही है वैसे। तो आई थिंक थोड़ा सा मार्केट वेट एंड वॉच में है, क्योंकि इन स्टॉक्स में ना हर लेवल पर आपको लगा है कि भले ही अब ठीक है, अब ये स्टॉक्स चलने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने आपको शायद जैसे कहते हैं ना कि ट्रैप ही किया है। लेकिन इशू क्या है कि एल्गो ट्रेड जो है वो प्ले होगी अगर क्रूड 90 के नीचे आया। क्रूड 90 के नीचे आया तो उसके बाद चाहे एफआईआईएस हो या ना हो, आई थिंक बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आना चाहिए। तो ये मेरा एक व्यू रहेगा। लेकिन हाँ, सिर्फ एक दिन के मूव से वैसे भी हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेशन नहीं करना चाहिए एफआईआईएस को, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। आई थिंक पिछले 3 साल में कई बार ऐसे फेजेस आए हैं जिसमें एफआईआईएस ने 1 दिन बाइंग की, 2 दिन बाइंग की, मैं तो कहता हूँ 3 दिन बाइंग की, उसके बाद 1 दिन में वो पूरा वापस ले गए। तो वो तो खैर चलता रहेगा। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें लग रहा है कि इसके अलावा बाकी और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। राइट अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहाँ पर फोकस कर सकते हैं। सर उसी में एक सवाल, मेरा 2 सवाल हैं एक्चुअली। एक तो मेटल स्पेस को लेकर है, जिस तरीके से आज के सत्र में हम तेज़ी देख रहे हैं, इनफैक्ट पिछले कुछ महीने से मेटल्स फोकस में है। सवाल यहाँ पे ये कि क्या, क्योंकि हम इसको एज अ सिक्लिकल स्पेस भी देखते हैं, तो उसी जैसे ट्रीट करें या फिर लॉन्ग टर्म के रेस के अकॉर्डिंग भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं? और दूसरा सवाल ये मेरा कि आपने क्रॉम्पटन, ब्लू स्टार, डिक्सन जैसे स्टॉक्स को चार्ट जीपीटी में शुमार किया था, अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर रही है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अभी स्ट्रेंथ आगे भी बरकरार रहेगी और कैसे अप्रोच करें यहाँ भी? आपके दूसरे सवाल को मैं पहले ले लेता हूँ, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने। कल भी हमने ब्लू स्टार लिया था, आज भी ब्लू स्टार लिया, और सॉरी आज ब्लू स्टार चला। आज सुबह क्रॉम्पटन हमने चार्ट जीपीटी में पहला स्टॉक लिया था, श्रेया। और क्रॉम्पटन इस वीक मार्केट में भी देखिए, मतलब ऐसी मार्केट में भी इस समय डे हाई पर है, 5% ऊपर है, बिल्कुल 100%। और अगर आपको याद होगा, सुबह मैंने एक चीज़ कही थी कि अब आपको थीम्स ढूंढनी होगी, जैसे कि कैपिटल मार्केट थीम। लेकिन उसमें मुझे पता था कि बहुत लोग कहेंगे कि वो तो बैकवर्ड लुकिंग है। ठीक है, पिछले हफ्ते हमने आइडेंटिफाई किया 20% चले, लेकिन अगला क्या? तो अगली थीम जो मैंने आइडेंटिफाई की थी वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की थी। और मेरा ये मानना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स जो है ना, वो तैयार हैं एक अच्छी खासी रैली के लिए यहाँ से, क्योंकि काफ़ी पिट चुके हैं स्टॉक्स। दूसरा, गर्मी जिस तरीके से है और अगर मॉनसून वाकई में थोड़ा सा वीक रहा तो इन सब स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी रैली आएगी। देखिए, मेटल्स को लेकर तो मेरा व्यू हमेशा सेम रहा है, ये ट्रेडिंग प्लेस हैं, इसमें एंट्री और एग्जिट मैटर करती है। इसमें आप 10x पैसा भी बना सकते हैं 6 महीने में, और 6 साल होल्ड कर लें और 1 पैसा ना बने, ये भी हो जाता है। तो इसके लिए इसमें आपको एंट्री और एग्जिट दोनों आनी चाहिए, आई थिंक। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि अगले 6 महीने से 9 महीने मेटल्स की अर्निंग्स के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि प्राइसेस ऊपर आ गई हैं जिस तरीके का पूरा वेस्ट एशिया क्राइसिस रहा है उसके बाद से। तो इस वजह से यही कारण है कि मेटल्स इंडेक्स लगातार, अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई लगा रहा है लगातार। कल भी इसने इनफैक्ट 52 वीक हाई लगाया था। एक बार दिखाएंगे इसका 52 वीक हाई और लो, और आई थिंक आज भी हमने मोर लेस 52 वीक हाई हिट किया है। ये देखिए, ये
जो 12,614 देख रहे हैं अभी कल का था और आज ऑब्वियसली, तो रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे इसमें अगले कुछ समय तक। दिक्कत क्या होगी, इसमें करेक्शन भी बढ़िया आएंगी। जैसे मेटल्स में करेक्शन जो है वो सीधा 10-12% की आती हैं और वो भी एक स्ट्रोक में आती हैं। भाई बाकी कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसमें हो सकता है कि 3 महीने के अंदर आपकी 10-12% की करेक्शन आ जाए, जैसे कि बैंक निफ्टी में हुआ था। मेटल्स में अगर 10% करेक्शन आनी हो ना, वो 2 दिन में आ जाती है, तो उसमें फिर आप स्टॉप आउट हो जाते हैं। वो थोड़ा सा आपको एक रिस्क लेना है या नहीं लेना है वो आपको डिसाइड करना है। चलिए, आपने सिंस बात की है तो इसी स्पेस से हमारे रफ्तार के घोड़े भी हैं, तो वो बात कर लेते हैं इन्हीं दोनों स्पेस से। सबसे पहले रफ्तार का घोड़ा स्टॉक है आज का GMDC। जी हाँ, मेटल और माइनिंग शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी, खासतौर से जो क्रिटिकल माइनिंग वाले स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ बढ़ रहा है अब तो। ये आई थिंक 20% का सर्किट है यहाँ पर। फर्स्ट सोर्स मिड कैप IT में ज़बरदस्त मोमेंटम, शानदार मोमेंटम फर्स्ट सोर्स में जानदार रैली। और क्रॉम्पटन, ये आज का हमारा ChatGPT स्टॉक भी था और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में वैसे भी एक अच्छी खासी रैली आप देख भी रहे हैं। फिसड्डी स्टॉक्स में एस्ट्रल और सुप्रीम, पाइप शेयरों में बड़ी गिरावट आई। ये दोनों के दोनों स्टॉक्स जो हैं ये इस समय F&O के टॉप लूजर्स बने हुए हैं। एस्ट्रल 4.5% और सुप्रीम रख दीजिए, सुप्रीम मेरे ख्याल से 4%, 5% के करीब सुप्रीम नीचे। एंजल वन नतीजों से पहले शेयर में गिरावट आई। आई थिंक थोड़ा सा HDFC AMC के वीक नंबर्स का रब ऑफ है। हालांकि मैं कंप्लीटली अलग अलग स्पेसेस हैं दोनों, एक ब्रोकरेज है एक म्यूचुअल फंड है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ गिरावट है। और जी एंटरटेनमेंट मैं देख रहा था, हालत बिगाड़ दी है इस स्टॉक की, क्या हाल हो गए हैं इसके। ये एक समय पे 700 रुपये का स्टॉक हुआ करता था जब देश का नंबर 1 मीडिया स्टॉक था ये। आज 80 रुपये का स्टॉक है। मैं तो बहुत, अब F&O में नहीं है तो मैं बहुत कम देखता हूँ। मैंने बहुत समय बाद स्टॉक देखा, मैं कहा हो क्या गया इसको, मतलब फिर मैं चेक किया कोई स्प्लिट वगैरह तो नहीं थी इसमें, लेकिन कुछ भी नहीं है, वो सीधा 1 वे प्राइस ही गिरा है और 80 रुपये के नीचे आ गया अब स्टॉक का प्राइस। एक जिसे कहते हैं ना फॉल ऑफ द आइकॉन, उस टाइप का स्टॉक रहा है। चलिए अब पिछले कार्यक्रम कम समझते हैं और फिर शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। राइट, आगे बढ़ते हैं और कमाई का अड्डा में होगा क्या वो समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं जेम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मुता जी, टेक्निकल कॉल देंगे हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सचितानंद उत्तेकर, शिल्पा राउत, सोमिल मेहता और रुचित जैन से। 2:20 पर ऊपर बताएंगे आपको कि मेटल और माइनिंग शेयर क्यों दौड़ रहे हैं। 2:40 पर लेंस कार्ड पर बुल वर्सेस बेयर लेकर आएंगे आशीष चतुर्वेदी और नुपुर। 2:45 पर आशीष बताएंगे आपको कि बैंकिंग सेक्टर पर क्या है जेफरीज की राय। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में हमारे साथ होंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर CIO गुरमीत चड्ढा जी। 3:10 पे जिसे स्ट्रैटेजी समझेंगे। 3:15 पे नुपुर डीलर्स के पिक्स बताएंगे। साथ ही 3:20 पे लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा PB फिनटेक पे। फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 1533। यहाँ पे 1500 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 1580 से 600 आप देख सकते हैं। ओके, PB फिनटेक आपका 1527 पे 1533 पे फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए लॉन्ग कॉल है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, सिंजन पे खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो 425 से 30 में रेजिस्टेंस था, फाइनली इसको स्टॉक ने ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 424 के रहेंगे और टारगेट आपके रहेंगे 455 के। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो माफ करिए, ऑप्शन में ये नहीं है आई थिंक, तो ये कैश में रहेगा। कैश में लेने की सलाह है फिलहाल और अच्छी खासी तेजी, लगभग 5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ। गाबा सर गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी इस वक्त की? आई थिंक मेरे ध्यान पे है। गुड आफ्टरनून टू यू। पॉलिसी बाजार ट्रेड करे 1528, स्टॉप लगेंगे 1510 का। गाबा सर, अभी शिल्पा जी ने पॉलिसी बाजार बताया, दूसरी पिक क्या होगी आपकी? सॉरी, हुंडे इंडिया में एक ब्रेकआउट मिला है, मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। 1852 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगेंगे करीब 1827, फिर 1900 का टारगेट नजर आता है मुझे। यस, पॉसिबल है 1900। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है हुंडे। चलो ये हो गई गाबा सर की पिक। 4% ऊपर है हुंडे आज, अच्छा मूव यहाँ पर। सचिन जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, यहाँ पर नायका में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंट अप ट्रेंड रही है।
अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग इसने कंटिन्यूसली रखी है पिछले 9 ट्रेडिंग सेशंस में। अभी भी जिस तरीके से इसके एडीएक्स की पोजीशनिंग है, एक फ्रेश ब्रेकआउट इंडिकेटर पे आया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम एम्पलीफाई होगा। एक अच्छा कंसोलिडेशन आज इसने एग्जिबिट किया है 265 260 इस पर्टिकुलर रेंज में, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 260 पे लगाना है एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में 275 तक की एक अपस्विंग नजर आए। सो खरीदारी करने की सलाह होगी। नाइका के फ्यूचर्स में 260 का स्टॉप लॉस होगा एंड 275 का पोजिशनल टारगेट। ओके, नायका आपका बाय कॉल 260 270 पर। अब चलते हैं सौमिल के पास। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा डिलीवरी पर। डिलीवरी आज फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन मुझे लगता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक लास्ट वीक भी मैंने डिलीवरी पे फोकस किया था। डिलीवरी में लास्ट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा फ्लैट मूव है और मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ फिर से ब्रेकआउट होगा। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 448 पर और टारगेट रहेगा 480। डिलीवरी खरीदारी की राय इन स्तरों पर तो सारे टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और सारे बाई साइड की तरफ आए हैं। तो एक फटाफट से रिकैप, टारगेट और स्टॉप लॉस रिविजिट कर पाए आप। शिल्पा जी ने चुना पीबी फिनटेक। यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, पॉलिसी बाजार 1600 के टारगेट देख रही हैं वो, 1500 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी को सिंजन पसंद आ रहा है, अच्छे मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में, 455 का टारगेट है, 424 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिए। गावस्कर की पहली पसंद पॉलिसी बाजार थी, लेकिन फिर Hyundai मोटर्स चुना उन्होंने और 1900 के टारगेट है, 1827 का स्टॉप लॉस। सचिन जी को नाइका पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर और टारगेट है 275 के, 260 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है। सोमिल जी कह रहे हैं कि डिलीवरी यहाँ पर पैसे बन सकते हैं, खरीदारी की जाए और 480 के टारगेट देख रहे हैं वो, 448 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इस मार्केट में आपका फंडामेंटल आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं आशीष त्रुमोता जी से। आशीष जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, कैपिटल मार्केट्स की जो थीम है वो हमें काफ़ी पसंद आती है और इस पे हमने पहले भी बीएससी और एमसीएक्स की काफ़ी बार चर्चा की। आज हम एक फिनटेक प्लेयर की बात करेंगे जो कि एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अग्रेसिव है और वो है एंजल वन लिमिटेड। ये कंपनी हमें काफ़ी पसंद आती है क्योंकि आप देखेंगे इन्होंने जो मार्केट शेयर है अपना ऑलमोस्ट बीएससी और एनएससी में ऑलमोस्ट 16% के आसपास का इनका मार्केट शेयर अब डेली टर्नओवर के अंदर में हो चुका है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, एक्टिव ऑर्डर्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल 23 में ये नंबर करीब 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस के होते थे और ये इस साल हमने देखा ये ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन के आसपास हो चुके हैं। तो वहाँ पर पे भी काफ़ी एक्टिव ऑर्डर बुक हमें देखने को नजर आ रही है। साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने अपना जो फोकस है क्लाइंट फंडिंग साइड पे बढ़ाया, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ाया और रिसेंटली अभी इनका एक एसेट मैनेजमेंट यानी कि एएमसी का भी लाइसेंस आया और जिसके चलते कंपनी अब म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आ चुकी है और ऑलमोस्ट 74 करोड़ का भी एक एयूएम ऑफ लेट इन्होंने इसमें जमा किया। तो हमें लगता है कि ये भी एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ ड्राइवर आने वाले समय में कंपनी के लिए बनेगा। और इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का आउटफिट है आयोनिक वेल्थ, वो भी काफ़ी एक जो बेसिकली अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई फैमिली ऑफिसेस को डील करने के हिसाब से बनाया हुआ है वेल्थ आउटफिट। तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी ग्रोथ नजर आती है। इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि अगर से हम इसके पीयर से इसको कंपेयर करें तो जो ग्रो करके कंपनी है वो अब ऑलमोस्ट 1,26,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, वहीं एंजल जो है वो 26,000 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास है। तो हमें लगता है कि एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे बनेगी। टेक्निकली 6 महीने का ब्रेकआउट स्टॉक ने आज दिखाया था कल के सत्र में और अब थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। तो हमारा मानना है 275 पे एक अच्छा बेस है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 363 से 380 तक के पोटेंशियल अपसाइड एंजल वन के स्टॉक में हमें देखने को नजर आ सकती है। 360 380 तक के टारगेट एंजल वन में एक्सपेक्टेड है, लेकिन काउंटर आज ऊपरी स्तरों से फिसला है सर। एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो सभी में थोड़ी आज कमजोरी नजर आ रही है। कारण क्या है? आई थिंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और थोड़ा सा आई थिंक मार्केट नर्वस है क्योंकि एचडीएफसी एमसी के नंबर्स उतने परफेक्ट नहीं थे। तो थोड़ा सा मार्केट आई थिंक बड़ा पैसा बन चुका है यहाँ पर श्रेया। इसमें आपको याद होगा कैपिटल मार्केट थी, हमने 2 हफ्ते पहले आइडेंटिफाई की थी, 20% के करीब 2 हफ्ते में मूव आ चुका है इंडेक्स में। और कैपिटल मार्केट थीम दिखा दीजिए प्लीज़ एक बार, इंडेक्स कैपिटल मार्केट का।
और करीब करीब 16-17% का मूव आ चुका है यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग की सेंस थी, लेकिन ये स्पेस अभी भी लीडर है मार्केट का। अगर मार्केट में तेज़ी इंटैक्ट है तो मुझे लग रहा है ये लगातार लाइफ टाइम हाई बनाती रहेगी। इसका एक और एग्जाम्पल है BSE। आप BSE देखिए, BSE आज भी स्ट्रांग है, मतलब ठीक है ऊपरी लेवल से तो हर स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन ये अभी भी चार्ट पे काफ़ी मजबूत है और अभी भी ऑल टाइम हाई पर है। तो ठीक है, स्पेस में मतलब कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि घबराने की ज़रूरत है। चलिए, अब इसी स्पेस की बात हो रही है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और HDFC AMC के रिजल्ट थोड़े आज नहीं, मेटल्स पे आते हैं, लेकिन एक बार ज़रा ये चार्ट चेक ले लेते हैं इस पर HDFC AMC पर। मानस जी, HDFC AMC का चार्ट देखिए, सुबह मतलब अब गिरावट आई थी लेकिन अब थोड़ा सा रिकवरी आ रही है, यहाँ पर क्या व्यू होगा? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि करीब 4 दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया था और उसके बाद लगातार ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हायर टॉप से हायर बॉटम चार्ट्स पे दिख रहे हैं। आई थिंक ये 2825 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज जो गिरावट है इसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 2574 के नीचे रहेंगे। HDFC AMC 26 से 44 पे आपका ट्रेड करता है बैकफुट पे। सभी अगर आप देखें तो स्टॉक्स में आज इस स्पेस की थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होती लाजमी है। आई मीन एक बड़े वर्टिकल राइज के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लाजमी था। पर अनुज ने जैसे कुछ देर पहले पॉइंट आउट किया था, आज ऑटो में कुछ स्टॉक्स जहाँ पे रिवर्सल है उसमें लुक एट हुंडई 1860 डे हाई पर, अशोक लेन में एक पुल बैक आया, टाटा मोटर्स PV में एक पुल बैक आया और आज हुंडई इस रिवर्सल को लीड करता हुआ, जहां एक तरफ आज टूरिस्ट स्पेस में काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग थी, आज बजाज ऑटो कोलैप्स हुआ था। हुंडई मोटर्स सौमिल जरा देखिएगा एक बार, आई मीन अच्छा रिवर्सल है, 20 डे में क्रॉस किया इसने और मतलब टाइम स्पेंड किया पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल में इसने एक रेंज में, फाइनली दैट ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट को कहाँ तक राइड करना चाहिए? रीजनेबल टारगेट क्या होगा इस रिवर्सल ट्रेड का? आई थिंक हुंडई में जैसे गाबा जी ने भी कहा, एक पॉजिटिव व्यू है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऑन द आवरली चार्ट्स ऊपर की तरफ टूटा है और आज 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो बाउंस आ रहा है दैट कुड हैव अ वेरी गुड टारगेट। यहाँ पे पहला टारगेट मेरा होगा 40 डेली मूविंग एवरेज विच इज 1944 पर, और दूसरा टारगेट अपर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड विच वुड बी अराउंड 2020 के आसपास। तो ये एक बहुत ही शार्प बाउंस मैं एक्सपेक्ट करूंगा। मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो ये पूरा जो सेटअप है मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया मूव आ सकता है यहाँ पर। hyundai मोटर्स पे ये फिलहाल व्यू डेज हाई पे कर रहा है कारोबार और गाबा सर की टॉप ट्रेड भी थी, अच्छी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से। अच्छा, एक स्पेस की चर्चा जो हम शुरुआत में कर रहे थे दैट इज़ मेटल स्पेस लेकर आइए स्क्रीन पर। 1.5% अप है आज के सत्र में। ये सारी स्टॉक्स अगर आप देखिए, हिंडाल्को, वेदांता, सभी में अच्छी, स्पेशली एल्यूमिनियम स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। और अगर आप बात करें तो पहले JP मॉर्गन की रिपोर्ट देखी हमने, अब कोटक की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन ये रिपोर्ट कहती क्या है, इस सेक्टर पर क्या कारण है जो इस तरीके से हम तेज़ी देख रहे हैं, ये समझ लेते हैं ऊपर से ऊपर। गुड आफ्टरनून, बताइए मेटल का मैजिक। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून श्रेया। यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी है। लगातार 3 ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। कोटक, JP मॉर्गन, HSBC, तीनों ही ब्रोकरेज हाउस का यही कहना है कि सप्लाई साइड के कंसर्न्स तो बरकरार है और जिसकी वजह से मेटल के प्राइसेस में उछाल देखने को मिला है। अच्छा खासा बेनिफिट इन सारी कंपनीज को आते हुए दिखेगा। जो तनाव यहाँ पर बना हुआ है वॉर को लेकर, उसके बाद हमने देखा है कि सप्लाई कंसर्न से, लेकिन ये जो सप्लाई कंसर्न है ये ओवरवेट करते हैं डिमांड से जुड़े जो पुराने कंसर्न है उसकी वजह से जो प्राइसिंग इम्पैक्ट हमने एल्यूमिनियम के प्राइसेस में देखा है, अच्छा खासा 6% से ज़्यादा का अपमूव यहाँ पर आते हुए दिखा है। उसका बेनिफिट इन सारी कंपनीज को आते हुए नजर आएगा। कोटक का यही मानना है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस जो उछाल यहाँ पर हुआ है वो आगे चल के बरकरार रहेगा और इसीलिए नैल्को और हिंडाल्को को उन्होंने अपग्रेड किया है रिड्यूस की रेटिंग पे। हालांकि उनकी जो टॉप पिक है वो फिलहाल वेदांता यहाँ पर आती हुई दिखी है। JP मॉर्गन की भी रिपोर्ट आती हुई दिखी थी, जहाँ पे 2026 के फोरकास्ट उन्होंने दिए। वहाँ पे उनका कहना
कहना है कि एल्यूमिनियम की डेफिसिट यहाँ पे होते हुए दिखेगी। 19 लाख टन का यहाँ पे कमी आती हुई नजर आएगी, जो कि हाईएस्ट होगा 26 साल में, और इसी वजह से प्राइसिंग और भी ज़्यादा आगे चल के बढ़ते हुए नजर आएंगे। Q2 CY26 की बात करें तो एवरेज प्राइसेस करीबन $3800 पर टन के आसपास रह सकते हैं, और इसी वजह से हिंडाल्को और वेदांता पर फिलहाल JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग के साथ अपना स्टांस बरकरार रखे हुए। HSBC की भी काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट थी और उन्होंने एल्यूमिनियम फोरकास्ट इंक्रीज किया है। प्राइसेस को लेकर 10% का फोरकास्ट इंक्रीज हुआ है इस साल, और अगले साल की बात करें तो 8% से ज़्यादा का प्राइस इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलरली एक और स्टॉक है जो आज फोकस में आते हुए दिखा है, वो है GMDC। 18% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखी है। इस कंपनी की बात करें तो ये बॉक्साइट माइंस में भी कारोबार करता है, जो कि एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल होता है। अपस्ट्रीम वैल्यू चेन में पूरी वैल्यू चेन में अपस्ट्रीम कैटेगरी में ये आता है, और जब एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ते हैं तो अपस्ट्रीम वाली जो कंपनीज होती हैं उनकी रियलाइजेशन में सुधार होता है, और इन कंपनीज को भी फ़ायदा मिलते हुए दिखता है। तो माइनिंग और मेटल्स दोनों ही सेक्टर्स आज फोकस में। माइनिंग और मेटल्स दोनों ही फोकस में, और माइनिंग स्टॉक्स तो काफ़ी गजब कर रहे हैं। 19% अप GMDC फिलहाल। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए, और मेटल्स में इस तेज़ी के पीछे के कारण समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और वक्त हो रहा है अभी कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा से, सोमिल जी से और आशीष चतुर्मोती जी से। गाबा से बताइए, कैश में कौन सा स्टॉक देखा आपने? कैश में आई थिंक वेल्सपन एंटरप्राइज अच्छा लगता है मुझे। बेस बढ़िया बना है, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। ट्रेड करा है 462 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे 456 का, ₹6 का स्टॉप है। टारगेट 480। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है। वेल्सपन एंटरप्राइज। वेल्सपन 464 पे आपका एक बाय कॉल, 462 माफ कीजिएगा। सोमिल, आपका कैश ट्रेड क्या रहेगा? मेरा कैश ट्रेड होगा LT फूड्स पर। LT फूड्स में बेसिकली 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट मिल चुका था। आज के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है कि एक फॉलो अप मूव आ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाई साइड पर हैं, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। कुछ समय पहले एक कंसोलिडेशन हो रहा था डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो भी ऊपर की तरफ टूटा था ऑन द वीकली चार्ट्स, व्हिच इज अ वेरी गुड सेटअप। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 398 पर, और टारगेट होगा 460। ओके, LT फूड से ये सोमिल जी की पिक होगी कैश में। आशीष जी, कैश में कौन सा स्टॉक? तो मैं अगेन अपने मेटल एंड माइनिंग का डिस्कशन किया, वहाँ उसी स्पेस में हमें जो कंपनी काफ़ी पसंद है वो है लॉयड मेटल्स। लॉयड मेटल्स आयरन ओर की माइनिंग ऑलमोस्ट 78% 80% कंट्रीब्यूशन करता है इनके टोटल रेवेन्यू का। और आप देखेंगे कि इस कंपनी की जो माइनिंग कैपेसिटी थी वो 10 मिलियन टन पर एनएम की थी, जो अब एक्सपैंड होकर ऑलमोस्ट 55 MTPA पे जा चुकी है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सपांशन हमें देखने को नजर आ रहा है। साथ ही साथ कंपनी जो है वो कुछ और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर में एंटर हो चुकी है, चाहे वो हम बिलेट्स की बात करें, TMT स्टील बार्स की बात करें, वायर रोड्स की बात करें। तो इन्होंने काफ़ी केपेक्स इस सेगमेंट में भी किया है। और दूसरा जो हम देख रहे हैं कि कॉन्गो में कॉपर माइंस की भी तैयारी ये कंपनी करने की तैयारी कर रही है, और कॉपर स्ट्रक्चरली हमें काफ़ी लॉन्ग टर्म बेट नज़र आता है इन कमोडिटीज़। तो हमें लगता है कि उसका भी बेनिफिट लॉयड मेटल्स को देखने को नजर आएगा। तो ऑल इन ऑल हमारा ये मानना है कि आने वाले 4 से 5 सालों में जो कंपनी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वो मोटा मोटी 50 से 55% के आसपास हो जाएंगे, जिसकी वजह से मार्जिन्स में काफ़ी अच्छा एक्सपांशन देखने को नजर आएगा। और अभी भी आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन क्लोज टू 30% के आसपास बन रही है, तो जिसकी वजह से बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की देखने को हमें नजर आई है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक कंसिस्टेंटली हाई टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है, और 1450 पे इसने एक अच्छा बेस बनाया है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 1850 तक के लक्ष्य हमें लगता है लॉयड मेटल्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, लॉयड मेटल्स में 1530 पे कंस्ट्रक्टिव व्यू। अच्छा आशीष, हम सब इस पैनल में बहुत बातचीत कर रहे हैं 2 दिन से कि इस गर्मी की थीम को, सडन टेम्परेचर राइज, हालांकि एक बहुत बड़ा टाइम निकल चुका है सेंट्रल इंडिया में गर्मी का, जिसमें गर्मी नहीं पड़ी। अब 15 अप्रैल के आसपास टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो रहा है सेंट्रल इंडिया में। बट 2 चीज़ें हैं, एक टेम्परेचर का राइज, दूसरा स्काई मेट और मेट की टिप्पणियाँ कि मानसून लॉन्ग टर्म एवरेजेस से थोड़ा सा नेगेटिवली डेविएट करेगा। तो आपका तमाम वाइट गुड, AC स्टॉक्स एंड मोस्ट स्पेशली FMCG को आपने अपने पोर्टफोलियो में, अपने PMS में कैसे ट्रिम और कैसे ऐड किया है?
तो देखिए, हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो स्पेस हमेशा हमने नाम लिया है वो है ब्लू स्टार का, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रहा है। और इनफैक्ट आपके यहाँ एक दिन बुल और बियर की भी एक जो डिस्कशन चल रहा था, तब भी हमने कहा था कि ब्लू स्टार हमें कंसिस्टेंटली काफी अच्छा लगता है, और अगर से प्ले ही करना होगा तो हम ब्लू स्टार के थ्रू जाएंगे, जो मार्केट शेयर गेन कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो कूलिंग सेगमेंट में ब्लू स्टार है, हमें लगता है आने वाले समय में जो डेटा सेंटर कूलिंग के अंदर में भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, उसका भी बड़ा एडवांटेज ब्लू स्टार जैसी कंपनीज को देखने को नजर आएगा। तो ब्लू स्टार हमारी टॉप पिक इस पूरे स्पेस में रहेगी। और ईएमएस की एक अपॉर्चुनिटी पे हम हमेशा डिस्कशन करते रहे, तो हमने दो नाम हमेशा लिए। पहला था सिरमा एज अ टॉप पिक, जिसको हमने हमेशा कहा कि ये ईएमएस के अंदर में जिस तरह से मार्जिन एक्सपेंशन कर रहा है, इसके अंदर में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, सिरमा एसडीएस बढ़िया रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा एम्बर, जो कि एक प्रॉक्सी प्ले है पूरा आपके एसी सेगमेंट को राइड करने का, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर रहा है और ये हमें काफी पसंद आता है। तो स्ट्रक्चरली अगर से हम इस थीम को प्ले करना चाहते हैं गर्मी की या एसी की, तो मैं एम्बर एंटरप्राइजेस करंट लेवल्स पे भी हमें काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस करंट लेवल पर भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। ये हो गई बात यहाँ पर। आज सुबह हमने इसको आइडेंटिफाई भी किया था श्रेया, आई थिंक लाइव शो में, और तब 76-80 पर थे हम मेरे ख्याल से स्टॉक पर, और सॉरी 75 समथिंग पर थे, हाँ 75 समथिंग पर थे, 75-90 पर थे, और वहाँ से देखिए क्या शानदार तेज़ी हुई, 77-23 यहाँ पर इस लेवल की तेज़ी हुई। इसके अलावा एक और स्टॉक जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। वो भी आप देखें तो इस समय काफ़ी शानदार तेज़ी में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये भी करीब 3.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बुल वर्सेस बेयर का समय हुआ। आज हमारे साथ बुल वर्सेस बेयर के लिए हम बात करेंगे आज लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट वैसे आज फोकस में है, लेकिन स्टॉक में पिछले काफ़ी समय से काफ़ी कुछ चल रहा है पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर, लेकिन इसको एनालाइज करते हैं तेज़ी और मंदी के तर्कों के साथ नूपुर और आशीष के साथ बुल वर्सेस बेयर में। तो आज नूपुर बोले, है ना नूपुर? यस सर, बिल्कुल। तो मैं ही शुरुआत करती हूँ। काफ़ी कुछ रिटर्न दिया है स्टॉक ने बना के और काफ़ी सुर्खियों में भी रहता है। फंडामेंटली आज इसके ऊपर चर्चा करें तो आपको इंडिया का लार्जेस्ट आईवेयर रिटेलर दिखेगा, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है आशीष, एशिया में भी देखें तो टॉप 2 में ये आता है ऑर्गेनाइज प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में। इनफैक्ट आजकल के ज़माने में पहले होता था कि साल में लोग एक बार चश्मा लेते थे, लेकिन फास्ट फैशन का ज़माना है और इसी वजह से जो इसके रिपीट कस्टमर है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। कंपनी क्या काम करती है? चश्मे बनाती है। चश्मे बनाती है, चश्मे बेचती है। इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन, मतलब किस बात का हाइप है? भारत में आप देखें कितनी सारी कंपनीज हैं जो चश्मे बनाती हैं, चश्मे बेचती हैं, बहुत सारे। इनफैक्ट आप किसी भी शहर में चले जाएं, आपको हर थोड़ी दूर में एक चश्मे की दुकान नज़र आएगी। इसमें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा है, और सब अगर आप देखें तो बाहर से भी इंपोर्ट कर लेते हैं और इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये किस बात का हाइप है कि इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन आप कमांड करेंगे? हाइप इस बात का है आशीष कि पहले अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता था चश्मा। टाइटन के भी चश्मे देख लीजिए या उसकी ग्रोथ देख लीजिए, काफ़ी टाइम से वो तो ऑर्गेनाइज मार्केट की ही बात करें, आपने तो अनऑर्गेनाइज की है, लेकिन वहाँ पर भी ग्रोथ देखी तो 16-17% आती है। इस कंपनी की बात करते हैं तो 38-40% की एक ग्रोथ कंपनी देती है, इसीलिए मार्केट शेयर इसका बड़ा है और मार्केट लीडरशिप आई है। अब फास्ट फैशन की बात होती है ना, सिर्फ आजकल क्या है ना, ज़माना और ट्रेंड बदल रहा है आशीष। जैसे आपके आउटफिट्स होते हैं ना, वैसे आपको चश्मे भी लेने होते हैं। और इनफैक्ट एक डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है कंपनी के प्रेजेंटेशन में कि हर 2 साल में इंसान 4 चश्मे खरीदता है। पहले ये नहीं हुआ करता था, इसीलिए जो इसके रिपीट कस्टमर है ना वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। और इसके जो SKU है, आपको 80,000 से ज़्यादा ऑप्शन एक स्टोर पे मिल रहा है। ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑफलाइन देख सकते हैं, क्या चाहिए और आपको। नहीं तो ये बिजनेस ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता, सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत बड़े क्लियरेंसेज लेने पड़ेंगे। मैं मोट की बात कर रहा हूँ। अगर आप चश्मे की दुकान है, चाहे आप चश्मे रिटेल प्रेजेंस में स्टोर्स में बेचें, ऑनलाइन बेचें, इसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन अब तक क्यों नहीं आया? क्यों अब तक इतना बड़ा प्लेयर नहीं बना? और हर किसी के मुंह पे लेंसकार्ट का नाम क्यों, लेंसकार्ट जैसा नाम क्यों पहले नहीं उभरा? टाइटन तो काफी टाइम से, लेकिन टाइटन आई+ की चर्चा तो इतनी नहीं होती जितनी लेंसकार्ट की होती है आशीष। बिल्कुल। लेकिन देखिए वैल्यूएशन को लेकर मेरा मुद्दा है, और वैल्यूएशन के साथ साथ देखिए आप रिटेल बिजनेस में सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। अभी फिलहाल के लिए सेंटिमेंट्स उसमें जाएंगे नहीं, लेकिन थोड़े से देखिए खराब है। क्या आगे जाके बिक्री पर असर देखने को नहीं मिल सकता?
सेंटिमेंट खराब है लेकिन आंखें खराब होगी तो चश्मा तो चाहिए ना चश्मा चाहिए, लेकिन सिर्फ लेंसकार्ट का थोड़ी ना चाहिए। आपके पास टाइटन है, गंगार आई नेशन है, मैं 25-30 नाम आपको सामने बता सकता हूं और बड़े प्लेयर्स भी इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मैं मोड की बात कर रहा हूँ। ऊपर आप ये बात समझिए कि सिर्फ चश्मे बेच रहे हैं, आप ऐसे प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड कर रहे हैं जैसे आप एआई डेटा सेंटर के कारोबार में या फिर कोई न्यूक्लियर चश्मे एनर्जी के कारोबार में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। हर गली नुक्कड़ पे जैसे कि आपने कहा चश्मे की दुकान होती है, उसकी कॉस्ट ना बहुत ज्यादा होती है, पर इस कंपनी की सबसे अच्छी बात ये है कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड है और इसकी वजह से इसकी कॉस्ट 30 से 40% कम होती है और मार्जिन आपको बेटर दिखते हैं। और पिछले साल के नंबर्स उठा के देख लीजिए कितना अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी ने किया था और यही इस कंपनी की सबसे अच्छी बात है। क्यों कम होती है? क्योंकि करीब करीब मैं एकदम प्रिसाइजली बता रहा हूँ, 42% आपका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। क्या चाइना से कोई और इंपोर्ट नहीं कर सकता? अगर चाइना से इंपोर्ट करके थोड़ा सा प्रोसेस करके चाइना से इंपोर्ट तो हर कोई कर सकता है और सब कुछ हर कोई कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं कर पाया? कुछ अलग किया पर जवाब दो। एआई से जो इसको सपोर्ट मिला है, कंपनी ने पूरा एआई ड्रिवन अपना सॉफ्टवेयर टेक बनाया हुआ है, उसका एक बेनिफिट मिलता है इस कंपनी को। 42 टाइम्स में देख रहा हूँ और वो भी ईवी एबिटा कौन सा एडजस्टेड, वो प्री इंड एस आप सी आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। मुझे तो इसके एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन एडजस्टेड बेसिस पर भी इतना महंगा। अच्छा, मैं पी की तो बात भी नहीं छेड़ रहा हूँ, पी तो छेड़ ही नहीं सकते ना। 40% से कंपनी ग्रो कर रही है तो 40 का पी आप और मैं हम दोनों दे सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग लेंसकार्ट पर ये डिबेट। और लेंसकार्ट से जैसे कोल्ड ड्रिंक मतलब कोका कोला हो गया था, यूपीआई मतलब पेटीएम करो होता था, अब चश्मे की बात होती है, लेंसकार्ट ही आता है। नहीं, ऐसा किसने कहा? आप तो चश्मा पहनती भी नहीं है। मैं नहीं पहनती। तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो पहनता हूँ चश्मा। मैं तो आज तक लेंसकार्ट के शोरूम में नहीं घुसा। अच्छा। और मैं तो सच बताऊँ तो मैं तो अपना चश्मा काफ़ी चेंज करता रहता हूँ। आई थिंक वीरू भी काफ़ी चेंज करते रहते हैं वैसे, क्योंकि थोड़ा सा अब यही हमारी एक्सेसरीज है ना। आप लोगों के पास तो बहुत एक्सेसरीज होती हैं, हमारे पास ले दे के चश्मा होता है। तो अब इसमें मैं तो नहीं गया आज तक कभी लेंसकार्ट के शोरूम में, लेकिन मैं नहीं गया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्टॉक पे नेगेटिव हूँ। भाई हो सकता है कि लोग जाते हैं वाकई में, और रेवेन्यूज़ तो आ ही रहे हैं, रेवेन्यू में तो ग्रोथ भी है काफ़ी, 2 क्वार्टर से प्रॉफिट भी आया, उससे पहले लॉस मेकिंग थे भले, लेकिन 2 क्वार्टर से प्रॉफिट भी आया। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, स्टॉक महंगा ज़रूर है, लेकिन इसने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है, पैसा बनाया है उनके लिए। लेकिन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। कितना है इसका? 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप मुझे नहीं लगता किस बात का है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप मतलब उसका मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाँ, 3-4 क्वार्टर देते हैं इसको, अगर नंबर्स वाकई में उन्होंने डिलीवर कर दिए इस तरीके के और लगातार डिलीवर किए। और एक चीज़, ऐसा बिजनेस नहीं है जो कोई और कर ना सके। मतलब एंट्री बैरियर मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस में कोई बहुत हाई है। अब जैसे, लेकिन एक ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कुछ नए फाउंडर्स में है, वो कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसेस को ही इस तरीके से करके बड़ा बना दिया गया। जैसे अब मुझे तो मुंबई आए हुए 20-22 साल हो गए, मैं एक ही दुकान पर जाकर चश्मा ले रहा हूँ। उन्होंने भी 3-4 अब अपनी दुकानें खोल दी हैं, लेकिन कभी इस लेवल का नहीं सोच पाए कि उसको इस तरीके की फ्रेंचाइजी बना देते हैं जो पूरी मतलब पूरे देश में हो। और एक और स्मार्ट चीज़ उन्होंने की है, आप एयरपोर्ट चले जाएं, अच्छे से अच्छे एयरपोर्ट में इंडिया में, लेंसकार्ट जरूर मिलेगा आपको। बाकी कुछ मिले या ना मिले, लेंसकार्ट जरूर मिलेगा। गांव में भी मिलने लगा। और उसके अलावा एआई से रिलेटेड जो ग्लासेस थे, आई थिंक सबसे पहले यही लेकर आए थे। तो इनोवेशन तो किया है इन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पता नहीं ये डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पर न्यूट्रल हूँ, बाकी मार्केट जो कहेगा उसके बाद कॉल लेंगे। इसके ऊपर करीब 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आशीष चतुर्मोदा से पूछ लेते हैं। नुपुर, आशीष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष चतुर्मोदा जी, आपका क्या व्यू होगा? पोर्टफोलियो में है क्या लेंसकार्ट? नहीं है तो नहीं अनुज, पर देखिए जैसे बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कंपनी है इसने कोई डिफरेंट काम नहीं किया, इसने बस वही काम को बहुत ही डिफरेंटली किया और इसको मार्केट ने बेहतरीन तरह से रिवॉर्ड किया। क्योंकि आप देखेंगे इनोवेशन के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में, ईज, कन्वीनियंस जिसको हम कहते हैं, कस्टमर के लिए एक ईज, जैसे घर पर आकर के इन्होंने आपके लेंस को चेक कर लिया और वहीं पर अपने जो लो कॉस्ट पे, तो समय को बचाया बहुत हद तक। कई बार लोग इसलिए और नहीं जा पाते थे कि टाइम लगेगा, डिले करते थे इस डिसीजन मेकिंग को। तो बिल्कुल सही है कि इन्होंने उस सब चीजों के पर काफी मेहनत की, काफी इनोवेशन किया उस चीजों का, और उसका बेनिफिट आज देखने को मिल रहा है। और ना सिर्फ इंडिया में, ग्लोबली भी इनकी प्रेजेंस काफी बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट 600-650 स्टोर्स तो ग्लोबली भी इन्होंने ऐड कर लिया है और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, तो उसका बेनिफिट
कंपनी को मिलेगा। ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी, पर यही बात है कि बहुत महंगा है तो शायद थोड़ा करेक्शन पे इसको देखना चाहिए। बट ये मैं मानता हूँ कि इसको अगर से साल भर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि साल भर में फर्दर यहाँ पर से अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। बट कोई नए इन्वेस्टर को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा डिप में 500 के नीचे अगर से स्टॉक आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एंट्री बनाने के लिए। ओके, तो ये एक लेंसकार्ट पे एक डिस्कशन था, बुल्स और बेयर्स के पर्सपेक्टिव थे, और एक फंड मैनेजर पीएमएस मैनेजर का आपने एक व्यू भी सुना और अंपायर्स कॉल भी आपने सुने। चलिए भाई, काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पर और एक एक करके ट्रेड्स आएंगे। शिल्पा जी पहला ट्रेड पिक करेंगी ऑप्शन में, उसके बाद मानस और सचिन जी। सचिन बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज का पहला ऑप्शन कॉल? वीरू जी, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है मैं वही ऑप्शन यहाँ पर दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में एक अच्छी स्टेबल मूव रही है एंड जिस तरीके से पोजीशनिंग हो रही है एक फ्रेश मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है। 11,800 का एक कॉल राइटर्स का जंक्शन है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाएगा एंड ऑन द हायर साइड लगभग अराउंड 406 तक की हमने एक विजिबिलिटी दी है। तो यहाँ पर 11,800 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 174 पे लगाना है एंड 1 से 2 दिनों में मुझे लग रहा है 400-406 तक की एक कप मूव बन सकती है। ओके शिल्पा जी, आप बताइए आज आप धमाकेदार ऑप्शन में क्या ट्रेड ले रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अदानी पावर में ध्यान है। अदानी पावर का 195 कॉल ऑप्शन जो रफली 6 रुपए में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 3 रुपए का रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 9 का, और अगर ये सस्टेन करता है 195 196 तो मुझे लगता है 11 तक भी आप इसको एक्सटेंड होकर दे सकते हैं। ओके, अदानी पावर की आपको 195 की कॉल लेनी है। मानस जी, ऑप्शंस में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ऑप्शन में पॉलिसी बाजार के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। स्टॉक बिल्कुल तैयार है अपने जो कंसोलिडेशन जोन था उसके अपर बैंड को ब्रेक करने के लिए, और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तो ऑलरेडी निकल चुका है। तो इसका 1540 वाला कॉल ऑप्शन जो 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 29 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 75 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो ये थे ऑप्शन ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे। पॉलिसी बाजार के 1540 की कॉल आपको एक बार फिर से अगर आप देखें ये कॉल्स में शुमार स्टॉक, ये थे ऑप्शन ट्रेड्स। रुचित जैन इस पैनल में जुड़ चुके हैं इस बीच। रुचित, गुड आफ्टरनून। वॉलेटिलिटी है बट एक रेंज में, आपको स्ट्रेंथ कहाँ नजर आ रही है? आपका इस वक्त का कॉल क्या रहेगा? जी वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक ज्यादा मोमेंटम आप देखें तो मिड कैप्स में ही है कि जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है। ऑल्दो इंडेक्स ने हायर लेवल से आज करेक्शन आते हुए देखा है, बट ब्रॉडर मार्केट्स में कोई भी ऐसा कोई सेल ऑफ नहीं दिख रहा है। सो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स पे ही ज्यादा ध्यान रहेगा। और विद इन द ब्रॉडर मार्केट्स आजाद इंजीनियरिंग एक स्टॉक है जो हमें टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है। रिसेंटली लास्ट लगभग 6 से 7 महीने के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट कल के सेशन में दिए, और कल और आज दोनों ट्रेडिंग सेशन में अगर वॉल्यूम स्टॉक में देखेंगे इस ब्रेकआउट पे तो अपने एवरेज से कई अच्छे वॉल्यूम्स है। सो ये एक स्टॉक है जहां पे हम एक अच्छा ट्रेंडेड फेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल्स पे आजाद इंजीनियरिंग में 1820 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1950 के टारगेट्स के लिए। ओके, आज़ाद इंजीनियरिंग ये कॉल हो गई। रुचित जी की अच्छी खासी मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में भी है, लेकिन मार्केट रखिएगा स्क्रीन पर। अब इन ग्रीन आता हुआ निफ्टी 24,232 पर, बैंक निफ्टी भी अब किसी पल ग्रीन आ सकता है। सर, अच्छी खासी रिकवरी निचले स्तरों से अब हम देख रहे हैं, क्या ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। पहला तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, निफ्टी रखिए वापस। दूसरा, एक सिग्निफिकेंट स्टॉप लॉस की क्या वैल्यू होती है? 24,050 एक रीजनेबल स्टॉप लॉस था एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और तीसरा, ब्रॉडर मार्केट में डरना नहीं है। अब एडवांस डिक्लाइन देखिए श्रेया, और मिड कैप देखिए किस तरीके से रिकवर हो रहा है, और ये एक और आपको मौका दे रहा है कि लोअर लेवल पर जब भी आपको मिले स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में एंट्री करिए। जैसे मैं 2 एग्जांपल देता हूँ आपको। एक आप देखिए एम्बर एंटरप्राइजेस, और एक आप देखिए BSC। ये जस्ट रैंडमली मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं और जो बात थीम्स की बात हुई थी। देखिए BSC में देखिए क्या लोअर लेवल से ज़बरदस्त रिकवरी आई। एम्बर देखिए वो डे हाई पर आ गया। तो एक ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है ना वो काम कर रही है। क्योंकि देखिए इंडेक्स में क्या है ना, इंडेक्स में अब हम उस लेवल पर आ गए हैं जहाँ पर एक ब्लाइंड बाय कॉल नहीं ली जा सकती।
आज तो शॉर्ट ट्रेड भी प्ले आउट हुई है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है ना वो अब काम करेगी। और ये मार्केट के फेजेस होते हैं, मार्केट में रिकवरी आती है, उसके बाद एक इंडेक्स में ज़बरदस्त मूव आता है, उसके बाद कुछ समय के लिए इंडेक्स कंसोलिडेट करता है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव आता है। हो सकता है निफ्टी अब थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेट कर जाए, 24,050 लोअर एंड की बाउंड्री बन जाए, 24,400 450 अपर एंड की बाउंड्री बन जाए, एक पॉसिबिलिटी रहेगी इसकी। और लेकिन उसके बीच में मिड कैप आउट परफॉर्म करेंगे। स्मॉल कैप देखिए आप, मेरे ख्याल से मिड कैप तो फिर भी 0.85% ऊपर है। एक बार स्मॉल कैप देखिए, आई थिंक स्मॉल कैप तो पूरा 1% के करीब अब रैली की तरफ बढ़ रहा है। देखिए करीब पौना 1% के करीब की रैली आ गई। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहे, वो अप्रोच क्लियरली आपके लिए काम कर रही है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बैंकों पर। जेफरीज ने एक रिपोर्ट पेश की, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। उनका ये मानना है कि जो वेस्ट एशिया तनाव है उससे बैंकों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है, छोटे बैंकों पर खास तौर से। समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। सर बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जैसे कि आपने बताया, और यही कह रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जो तनाव फिलहाल के लिए चल रहा है इससे मुनाफे के अनुमान में ज़्यादा नहीं लेकिन 2 से 4% की कटौती इन्होंने कर दी है। और FY27 के लिए ये फोरकास्ट करके चल रहे हैं कि थोड़ी सी क्रेडिट कॉस्ट आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। जो लोअर ग्रोथ है इसका अनुमान यहाँ पर इंटरनल्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि बड़े बैंकों के मुकाबले अगर आप छोटे बैंकों में देखें तो दिक्कतें थोड़ी सी, पेन यहाँ पर आपको ज़्यादा नजर आएगा। सरकारी और छोटे जो निजी बैंक्स हैं इनमें दिक्कत है, बाकी के जो लार्ज बैंक्स हैं बहुत वेल पोजीशन नजर आ रहे हैं। अब इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि ये बता रहे हैं कि मार्केट कहाँ से कहाँ आ गया, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से निफ्टी बैंक का जो फॉरवर्ड 12 मंथ आगे का प्राइस टू बुक है ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये बता रहे हैं कि निफ्टी बैंक का प्राइस टू बुक जो कोविड लो के दौरान था ये तकरीबन आप देखिए 1.4 टाइम्स के आसपास अभी चल रहा है, और कोविड के टाइम पे 1.2 टाइम्स के आसपास था। यानी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जिस प्रकार की ग्रोथ आपको ओवर द ईयर्स देखने को मिली है 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। तो इसी के चलते ये बता रहे कि इस भाव पर अगर ग्रोथ थोड़ी सी धीमी भी होती है इस वेस्ट एशिया के तनाव के चलते, तभी भी आपके जो निफ्टी बैंक के वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इन्हें एक्सिस बैंक ये खास फोकस में पसंद आ रहा है क्योंकि ये बता रहे कि HDFC और ICICI के मुकाबले आप देखें तो जो वैल्यूएशन गैप है ये लगातार नैरो होते जा रहा है। और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के बीच में जो वैल्यूएशन का गैप है तकरीबन 20% के आसपास है। कुछ और स्टॉक्स हैं जो इन्हें बहुत पसंद आते हैं, जैसे निजी बैंकों में देखें तो वही सारे दिग्गज जो हैं, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस है, ICICI, कोटक, ये इन्हें पसंद आ रहा है। बाकी सरकारी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ये पसंद तो है लेकिन यहाँ पर होल्ड की रेटिंग है। ओके, जेफरीज का बैंक पे टेक आशीष ने समझाया बखूबी, और जो आशीष ने कुछ देर पहले बात कही नी की टेक में जेफरीज के एक्सिस बैंक भी बहुत कंफर्टेबल है, और नो डाउट अबाउट दैट। अगर आप पिछले 4 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो बेस्ट प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक अगर कोई रहा तो वो है एक्सिस बैंक। अभी भी अपने करियर हाई की ट्रैजेक्टरी के बेहद नज़दीक ट्रेड कर रहा है, और हार्डली आई थिंक 30-35 रुपये का डिफरेंशियल है। आशीष चतुर्मोता जी, बहुत संक्षेप में राय रखिएगा। आपने जेफरीज की रिपोर्ट और ये आशीष को सुना अभी, योर टेक ऑन एक्सिस बैंक। आशीष? हमें भी बहुत ज्यादा पसंद है एक्सिस बैंक प्राइवेट स्पेस में, क्योंकि आप देखेंगे जो क्रेडिट ग्रोथ का एनवायरनमेंट है एक्सिस बैंक वर्सेस पीयर्स, अगर से आप देखें HDFC, ICICI, तो बहुत ही बढ़िया क्रेडिट ग्रोथ आ रही है। हम वैल्यूएशन के टर्म में भी ICICI बैंक से काफ़ी सस्ता है, और HDFC बैंक जो चैलेंजेस से गुजर रहा है वो एक्सिस बैंक इस समय पे हमें लगता है कि एक टेलविंड यहाँ पर बनी हुई है, और काफ़ी फोकस MSME सेगमेंट पे जो कि काफ़ी हाई ग्रोथ सेगमेंट माना जाता है। तो हमारा भी ये मानना है कि स्टॉक बहुत जल्द 1550-1600 तक की ट्रेजेक्टरी दिखा सकता है, और प्राइवेट बैंक में हमारा टॉप पिक एक्सिस बैंक इस समय पे रहेगा। ओके, एक्सिस बैंक टॉपिक में शुमार है। बैंक्स पर ये चर्चा हो गई, हमने रिपोर्ट समझ ली और साथ ही पिक भी समझ लिया। अच्छा, वक्त हो रहा है 4 का चौका का भी, वो भी ले लेते हैं। हम सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा राउत जी से, FNO सुपरस्टार के लिए चलेंगे सचिन जी के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए रुचित जी हमारे साथ मौजूद हैं, और मिड कैप इंडिया आशीष चतुर्मोता जी बताएंगे। तो शुरुआत कीजिए सस्ता ऑप्शन, शिल्पा जी बताइए कौन सा स्टॉक? श्रेया, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन के लिए CDSL में ध्यान है। CDSL में 1360 का कॉल ऑप्शन जो रफली 38-39 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 30 का रहेगा, पहला टारगेट 48 का है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 55 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। सचिन जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ट्रेंड में है। अभी भी कहीं पर भी मोमेंटम फिजल आउट होने के संकेत नहीं है, एंड प्लस एक मेजर हर्डल था लगभग अराउंड
अगस्त 2026 का वो पर्टिकुलर लेवल, अगस्त 2024 का जो उसने अभी टेस्ट किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर और भी मोमेंटम आ सकता है। ऑन द हायर साइड लगभग अराउंड 1300-1320 के लिए पोजीशन हो चुका है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की तरह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1196 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस आपका बाय ट्रेड। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का चार्ट का चमत्कार? चार्ट का चमत्कार आज का रहेगा होनासा कंज्यूमर, कि जहाँ पे 10 महीने के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट हमने देखे। पिछले 10 महीने में स्टॉक बिल्कुल एकदम एक रेंज में था, जहाँ पे 320-330 रेजिस्टेंस एक कर रहा था और 250 के आसपास एक सपोर्ट बेस बनाया था। अब रिसेंटली वो 330 का हर्डल स्टॉक ने सरपास किया है। सो आई थिंक 10 मंथ्स के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और वो भी ब्रॉडर मार्केट में जब तेजी है, तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपट्रेंडेड मूव हम देख सकते हैं। प्राइस वाइज एज वेल एज टाइम वाइज करेक्टिव फेज ऑलरेडी स्टॉक ये देख चुका है, तो करंट लेवल्स पे 330 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी करें, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाएगा और 375 के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ओके, होनासा चार्ट का चमत्कार हो गया ये। मिड कैप फंड है आशीष जी आपका। जी, तो देखिए जो स्टॉक हमें पसंद है वो कैपिटल गुड्स सेगमेंट में है, इंडस्ट्रियल, इंफ्रा और साथ ही साथ एनर्जी सेगमेंट में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। और कंपनी है थर्मेक्स लिमिटेड, जो कि आप देखेंगे कि बॉयलर्स बनाती है, हीटिंग इक्विपमेंट, चिलर्स, हीट पंप्स, एयर पोल्यूशन कंट्रोल्स इक्विपमेंट्स, तो ये इस सेगमेंट के अंदर में कंपनी ऑपरेट कर रही है और यहाँ हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आती है। तो अगर से आप देखेंगे पिछले 3 सालों में कंपनी 19 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ कर चुका है, पर प्रॉफिट ग्रोथ इसी ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 28% की इगर से हमें देखने को नजर आई है। आरओसी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग 17-18% की आरओसी ये कंपनी बना रही है और हमें लगता है बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इस समय पे इस कंपनी की बनी हुई है, जिसके चलते ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 12,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस समय पे बनी है, जिसकी वजह से ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू विजिबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को नजर आती है। तो ऑल इन ऑल ये सेक्टर और ये सेगमेंट हमें काफ़ी पसंद है। टेक्निकली आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को नजर आया 4,000 के ऊपर और अब कहीं ना कहीं बेस बन चुका है 3700 पे। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 5,000 तक के स्तर थर्मेक्स के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। थर्मैक्स से पिक हो गए मिड कैप फंड में, आशीष जी को पसंद आ रहा है। एक फटाफट से रिकैप चार का चौका कम ने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, सीडीएसएल सुझाया, शिल्पा जी ने यहाँ पे खरीदारी की राय, 1360 का कॉल लेना है आपको, 48-55 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस 30 का लगाना है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में खरीदारी की राय, एफएनओ सुपरस्टार में सचिन जी की तरफ से आया, 1300-1320 के टारगेट हैं, 1196 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार होनासा पसंद आ रहा है, 375 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, रुचित जी बता रहे हैं स्टॉप लॉस 330 का लगाना है। वहीं मिड कैप फंडा में थर्मैक्स 5,000 के टारगेट के लिए चेज किया जा सकता है, 3,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके, हम बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर चर्चा कर रहे थे। एक बार एचडीबी फाइनेंशियल का चार्ट रखेगा स्क्रीन पर, शानदार तेजी आफ्टर रिजल्ट्स, और ऐसा क्या आ गया रिजल्ट में जो स्ट्रीट को इतना भाग गया, ये समझ लेते हैं आशीष से। आशीष बताइए। देखिए, बड़े दिनों के बाद एक तो ये स्टॉक फोकस में आया, 7% की तेजी के बाद सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और फिर हमें याद आ गया कि तो एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है, थोड़े समय पहले इसका आईपीओ आया था। अब आज आप देखें तो ये नतीजों के चलते फोकस में, अब नतीजे बड़े स्ट्रॉन्ग साइड पर देखने को मिले, क्योंकि एनबीएफसी है, इसके लिए नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से आए, इसमें ग्रोथ बढ़िया है। मुनाफा आप देखें तो तकरीबन 40% बढ़ा है। अब आप पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो एयूएम आपको ज़रूर बढ़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन सीक्वेंशियल तौर पर यहाँ पर कमज़ोर ग्रोथ देखने को मिली है। जो टोटल लोन बुक है इसमें 11% की बढ़त है। प्रोविजनिंग आप देखें तो यहाँ पर भी 634 करोड़ के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। नतीजों में आप देखें तो जो टॉप लाइन बॉटम लाइन है ये ठीक ठाक है, बढ़िया है, और इसी के चलते स्टॉक फोकस में। अब खास बात है कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छे व्यूज़ यहाँ पर देखने को मिले, कवरेज में आए ये स्टॉक, और 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है मेरे पास, एक तो जेफरीज की रिपोर्ट है और नोमेरा। दोनों में आप देखें तो यहाँ पर टारगेट प्राइस 740 रुपये से लेकर 845 रुपये तक के दिए गए हैं। एक एक करके तर्क मैं आपको समझा देता हूँ। नोमेरा की रिपोर्ट देखें तो इनका न्यूट्रल का व्यू है, 740 रुपये का टारगेट है, और ये बता रहे कि जो असेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स थे अब वो पीछे छूट गए। यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। हालांकि ये कह रहे हैं कि पश्चिम एशिया का जो तनाव है इसके चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लोन ग्रोथ जो 11% की देखने को मिली है ये अपने आप में बढ़िया है। और क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स, इनके जो फंडिंग कॉस्ट है वो घटा है, तो अगेन जो इनकी बॉटम लाइन है इसमें बढ़िया 40% का इजाफा देखने को मिला। वहीं आप जेफरीज के व्यू को देखें तो ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, इनफैक्ट ये ज़्यादा बुलिश है, 845 रुपये के करीब का टारगेट भी है।
और 42% की मुनाफे की ग्रोथ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। और ये बता रहे हैं कि जो AUM की ग्रोथ है ये थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई नजर आई है सीक्वेंशियल तौर पर। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है 14 बेसिस पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। निम्स ठीक ठाक देखने को मिले और बाकी के सभी सेगमेंट में ग्रोथ के आंकड़े भी बहुत बढ़िया हैं। अब ये बता रहे कि FY28 ग्रोथ के लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसी के चलते देखें तो बड़े लंबे समय के बाद अच्छे नतीजे, अच्छी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट और स्टॉक में है बढ़िया तेजी। जी हाँ, बढ़िया तेजी यहाँ पे, अच्छे हाउस व्यूज, टारगेट्स बहुत बड़े हैं 690 और एक बार जरा प्लीज़, हालांकि दोपहर में भी मैंने इसका एक चार्ट चेक लिया था और अपने बड़े एवरेजेस, हालांकि क्योंकि इतिहास काफ़ी कम है तो हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, बट बहुत संक्षेप में HDU पे आशीष जी, आशीष चतुर्मोता जी, अगर मैं छोटा व्यू चाहूँ आपका, अभी आपकी ये प्रेफर लिस्ट में है या फिर कभी कंसिडर किया है इस स्टॉक को आपने? वीरेंद्र, अभी हमने इसको नहीं देखा है और ओवरऑल देखिए बहुत ही अच्छे पेरेंटेज से कंपनी निकली हुई है, बट हमारा जो प्रेफरेंस रहा है वो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसर्स पे रहा है और वहाँ पे श्री राम हमारी एक टॉपिक है। साथ ही साथ जो दूसरा हमें कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है वो है आदित्य बिरला कैपिटल, जहाँ पर मिक्स काफ़ी चेंज हो रहा है, रिटेल फोकस हो रहा है, जिसके चलते हमें लगता है अच्छी री रेटिंग की संभावना वहाँ बनेगी। बट डेफिनेटली HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो एक बहुत बढ़िया पेरेंटेज की कंपनी है और आज के नंबर के बाद इसके अंदर में भी एक इस स्टॉक को भी एक हम स्टडी के तौर पर हमारे उसमें रखेंगे, बट इस समय कोई पोजीशन हमने नहीं ली। ओके, चलिए एक बार वापस लेकर आइए जरा BSE का चार्ट। और आशीष चतुर्मोता, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। ऑफ लेट डेटा ये कह रहा है कि BSE का मार्केट शेयर इंडेक्स ऑप्शंस में लगातार बढ़ रहा है। क्या व्यू होगा आपका इस समय पर, और क्या NSE के IPO से पहले इस रेट पर BSE में अभी भी दम है या अब थोड़ा सा आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे, अगर है तो? नहीं, देखिए हम तो इसको होल्ड कर रहे हैं अनुज, और हमारा ये मानना है कि एक तो जो शेयर है एंड डेरिवेटिव्स का जो मार्केट शेयर है वो ये कंटिन्यूसली गेन कर रहा है। साथ ही साथ NSE का IPO आने के बाद भी हमें लगता है कि एक सबसे पहले लिस्टिंग BSE में होगी, तो एक ये BSE के लिए काफ़ी बड़ा एक टेक्टिकल, एटलीस्ट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। दूसरी बात, हमें लगता है कि ओवरऑल जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम में एक्सचेंजेस आपको बहुत ही बड़ी एक मोनोपोलिस्टिक प्ले है और वहां पर भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो NSE डेफिनेटली अपनी एक जगह कमांड करेगा, बट BSE भी कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रहा है, तो हम इसको अभी भी रिकमेंड करेंगे कि एज अ कैपिटल मार्केट थीम या आपके पोर्टफोलियो में इसको MCX जैसे स्टॉक को ये कंसिस्टेंटली काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और यहाँ से भी हमें एक अच्छी अपसाइड इसमें नजर आती है। ओके, BSE पर ये व्यू हो गया फिलहाल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट और आगे भी अपसाइड दिख रहा है, तो रखे रडार पर। एक बार ट्रेंड लेकर आइएगा स्क्रीन पर। 2.5% ज़्यादा की तेज़ी के साथ 4080 के लेवल पर कामकाज करता हुआ डीज हाई के आसपास ही कर रहा है ये फिलहाल कारोबार। अच्छा, इस पे भी आज HSBC की रिपोर्ट थी, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट। खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस हालांकि थोड़ा घटाए हैं लेकिन 4800 तक का अभी भी रखा है इन्होंने। जूडियो काफ़ी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है और फिनेंशियल 26 में लगभग 200 नए जूडियो स्टोर्स, और साथ ही ग्रोथ आउटलुक भी काफ़ी मजबूत, 18 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसने काफ़ी पेशेंस टेस्ट भी किया है। अब क्या चाल हो सकती है, चार्ट्स पर क्या इंडिकेशन, शिल्पा जी से समझ लेते हैं। शिल्पा जी, ट्रेंड बताइए, क्या चेज करना चाहिए? जी बिल्कुल, शेयर करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाहर आके एक ब्रेकआउट भी अटेम्प्ट कर रहा है। तो ये ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो 4200 से लेके 4400 तक के भी आपको एक एक्सटेंडेड अपसाइड मिल रहे हैं। तो इमीडिएट टारगेट्स आपका नेक्स्ट होना चाहिए 4180 पे। अगर ये सस्टेन होता है तो आप 4300 4340 तक भी इसको देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, किसी के पास तब ट्रेल कीजिए, और किसी को अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो थोड़ा डिप्स के लिए इंतजार कीजिए, 4000 के अराउंड आपको मिले तो बेटर है। अदरवाइज एक्सटेंडेड है टारगेट्स, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे साथ अब कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्डा जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। गुरमीत जी, पहले बात करूंगा मैं कैपिटल मार्केट थीम की। पिछले 2 हफ्ते में इंडेक्स में करीब 20% का रिटर्न्स, आज BSE ने फ्रेश ऑल टाइम हाई हिट किया। इस स्पेस पर आपका क्या व्यू होगा और इसमें आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? गुड आफ्टरनून अनुज। सो हाई बीटा प्ले अनुज, जब भी मार्केट रिकवर करेगा ये रिकवरी भी फास्ट करेंगे, और जब बाजार गिरता है तो फॉल भी स्टीप आता है। हमारा प्रेफर्ड प्ले AMC रहा है। हमारे पास HDFC AMC और बिरला AMC है। बिरला AMC में बहुत अच्छा टर्न अराउंड हुआ है, उनका
इक्विटी रेशियो थोड़ा कम था, डेट रेशियो ज़्यादा था ओवरऑल एयू में। हरीश के आने के बाद एज अ CIO मोस्ट फंड्स टॉप क्वार्टाइल हैं हर कैटेगरी में, फ्लेक्सी, मल्टी, मिड कैप, और वो आपको फी बेस्ड मैनेजमेंट फी में, रेवेन्यू में दिखेगा। और कमोडिटी में भी जो इन्फ्लो आया है ETS से और फंड ऑफ फंड से, वो भी उनको बेनिफिट करेगा। तो ये बिजनेस फी बेस्ड है और वैल्यूएशन वाइज 30-40% डिस्काउंट पे तो स्टॉक हमारी बाय प्राइस से कुछ 15-20% ऊपर है ऑलरेडी। हमारे पास CDSL पुरानी होल्डिंग है अनुज, बट वहाँ पे आई थिंक मूवमेंट आई है, बट जिस वैल्यूएशन पे था वहाँ से अभी भी 30-40% डाउन है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे मार्केट का इम्प्रूवमेंट होगा, थोड़े IPOs और आना शुरू होंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, आई थिंक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी वो तब बेटर करेंगे। अभी के लिए वेल्थ मैनेजमेंट और AMC जो है प्रेफर्ड प्ले है। और न्यू एज बिजनेस में हमारे पास ग्रो है, वहाँ हम थोड़ा लकी हुए, हमने कुछ प्री मार्केट भी प्लेसमेंट्स करी थी इसकी जब इसका IPO आ रहा था फैमिली ऑफिसेज को, और पोर्टफोलियो में भी है, तो वहाँ हमें एक बेनिफिट मिला है, क्योंकि डिस्पाइट जीरोधा और बाकी का जो एक्टिव शेयर कम हुआ है, जीरोधा ने मार्केट शेयर वहाँ पे गेन किया है। तो न्यू एज बिजनेस में हमारे पास ग्रो है पोर्टफोलियो में। हाँ, वो तो पिछली बार भी जब आप आए थे तो बंतड़ा आपसे बातचीत हुई थी, आप इस सेगमेंट में काफ़ी बुलिश हैं, ग्रो आपके PMS में इंक्लूडेड भी है। ये जो IT में अपस्विंग आया है जस्ट है टेक्निकल अपस्विंग, या फिर मिड कैप IT में जो शॉर्पनेस है ये जस्ट है ओवरसोल्ड स्टॉक से पुल बैक दे रहे हैं, या फिर आपको इसमें कुछ ठोस नज़र आता है? मुझे लगता है कि एक अच्छा टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी बन सकता है। वो स्ट्रक्चरल है कि नहीं है, थोड़ा कमेंट्री का वेट करना पड़ेगा IT कंपनीज की अर्निंग्स की। TCS के नंबर मुझे ठीक लगे थे, बाजार ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बट स्टॉक ऑलरेडी 30-40% डाउन है पीक से, तो 2500-2600 में 15-16 टाइम अर्निंग पे है। तो मुझे लगता है जो नेगेटिव न्यूज़ है वो प्राइस में है, और ये थोड़ा AI नैरेटिव थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है मुझे लगता है। वीरू, आप देखिए ये जो और इशू कंपनी है, ये भी AI कंपनी हुई तो 6-7 टाइम स्टॉक बढ़ गया है। थोड़ा सा .com बबल की याद दिलाता है लेट 90s और अर्ली 2000 की। तो मैं कमेंट्री का वेट करूंगा। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है, जैसा मैंने पहले बोला था, हमारे पास HCL टेक है, हमने उसमें वेट बढ़ाया था इस फॉल पे। KPIT हमने ऐड किया था 600 के आसपास के लेवल्स पे, और हम वेट कर रहे हैं अगर हमें मीनिंगफुल करेक्शन और मिलता है मिड कैप IT में, स्पेशली परसिस्टेंट या कोफोर्स में, एक अगर रीजनेबल करेक्शन आता है तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो हमने 4-5% वेट रखा हुआ है IT में। हालांकि अगर इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे थोड़ा अंडर वेट है, बट मैं बहुत बेरिश नहीं हूँ इस वैल्यूएशन पे IT को लेकर। मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव है कि एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है और AI सब कुछ खत्म कर देगा, आई थिंक ये थोड़ा सा ओवरस्ट्रेस्ड है। ओके, IT पर ये व्यू हो गया। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, रिन्यूएबल्स पर क्या व्यू बन रहा है? जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन है और एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस बढ़ा है, इस पूरे थीम पर पॉजिटिव हैं क्या आप? और अगर हाँ तो कौन से प्रेफर्ड पिक्स होंगे आपके? हम बहुत कंस्ट्रक्टिव है, पीछे वैल्यूएशंस अच्छे नहीं थे इस पे, तो हम थोड़ा अवॉइड कर रहे थे आप, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कमोडिटाइज प्लेस थी और बहुत हाई मल्टीपल्स पे थे। हमने थोड़ा सा अपने नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो में भारी एनर्जी ऐड किया है। मैं चाहूंगा थोड़ा और शायद बेटर प्राइसिंग मिले तो शायद हम और उस पर वेट बढ़ाएं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे पिक एंड शॉवर प्ले हैं, जैसे केबल एंड वायर कंपनी है पोर्टफोलियो में, थोड़ा बहुत मेटल रिलेटेड प्लेस हैं, तो हम एक्टिवली स्पेस को देख रहे हैं। हमने एक रिफाइनिंग स्टॉक भी ऐड किया था पीछे, चेन्नई पेट्रोलियम, क्योंकि बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल था। और रिलायंस, मुझे ऐसा लगता है एक करंट अंडर परफॉर्मेंस एक अपॉर्चुनिटी है, उनका एनर्जी बिजनेस भी बहुत अच्छा करेगा और मोनेटाइजेशन का टाइम आ गया है, और जियो का लिस्टिंग भी राउंड द कॉर्नर है। तो मुझे लगता है लार्ज कैप में रिलायंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हम NTPC को भी ट्रैक कर रहे हैं, पावर ग्रिड में एक छोटा सा एक्सपोजर है हमारा, तो ओवरऑल एनर्जी इकोसिस्टम में हमारा ठीक ठाक एक्सपोजर है। ओके, एनर्जी इकोसिस्टम में ठीक ठाक एक्सपोजर है आपका। प्राइम मिनिस्टर मोदी लोकसभा में आपको नज़र आएंगे, जो एक बार ज़रा क्विकली सुन लेते हैं क्या बात हो रही है, उसके बाद फिर वापस बढ़ेंगे आगे। और नेतृत्व की क्षमता, उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है
आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय समय पर सुधार भी होते हैं और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है। हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर उधर की आज बात करना नहीं चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है। इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कोई भी होंगे, जिम्मेवार कोई भी होंगे, लेकिन इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा कि जब हम अकेले मिलते हैं तब मानते हैं हाँ यार, लेकिन जब सामूहिक रूप से मिलते हैं, मुझे याद है कि जिस इसकी प्रक्रिया चली थी, सभी दलों से मिलना हुआ है। हाँ, ओके, चलिए, तो क्लियरली जो महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात हो रही है और एक्स्ट्रा सीट्स की जो बात हो रही है, उस पर ये इस समय एक डिबेट चल रहा है। फ्लैशेस हम स्क्रीन पर एक्टिवेट रखेंगे और राइट हैंड साइड पर भी आप विजुअल्स देखते रहेंगे कुछ समय के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात करते हैं। गुरमीत जी, एक जो
डिबेट आज चैनल में हो रही थी, वो थी लेंसकार्ट को लेकर। अच्छा, गुरमीत जी को दिखा दीजिए प्लीज़। तो क्या भी होगा आपका इस समय इस स्टॉक को लेकर, लेंसकार्ट को? अनुज, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था वी आईपीओ में भी या आईपीओ के बाद भी। देखिए, बिजनेस का यूनिट इकोनॉमिक्स मुझे अच्छा लगता है। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। मैंने प्रोडक्ट सर्विसेज यूज करी है अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने बेटर हाफ के लिए भी। तो एक स्टेज पे अगर वो पिवट करते हैं और जो इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया है डिजिटल और फिजिकल का, अगर जैसे इटर्नल ने किया, तो शायद बात बन सकती है। बट इस वैल्यूएशन पे इस मार्केट में हम अवॉइड करेंगे। प्लस मेरा थोड़ा कंसर्न नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा एक कॉशन था जब आप पर्टिकुलरली आईपीओ आता है और आप अदर इनकम बुक करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा ठीक करते हैं। मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आई थिंक यंग प्रमोटर है, यंग टीम है, ग्रेजुअली आई थिंक ये लर्न करेंगे कि बाजार हर चीज सी थ्रू करता है। तो प्रॉमिसिंग बिजनेस है, लेकिन आप पोर्टफोलियो में 20-25 स्टॉक्स ही ले सकते हैं। तो न्यू एज बिजनेस में हमारे पास इटर्नल है, पेटीएम है, ग्रो है, और अभी हमने जियो फाइनेंस थोड़ा सा और ऐड किया है। मैं उसे उतना ही न्यू एज मानता हूँ क्योंकि काफी डिस्टर्ब करने वाला है जियो फाइनेंस। ये अपनी बेटर हाफ के लिए आपने टाइटन भी इस्तेमाल किया था क्या? इस पर भी क्या? वो तो सबको करना पड़ता है मुझे, हर बड़े ओकेजन पे। मेरी एसआईपी है, लेकिन इसलिए पूछ रहा था मैं क्योंकि आज ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। आज ऑल टाइम हाई क्रिएट किया टाइटन ने। नहीं, आप पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है हमारा, बट पुरानी मेरी पर्सनल होल्डिंग बहुत है टाइटन में, तो जो पड़ा है उसी को देख के खुश हो लिया करते हैं। ओके, टाइटन 460 पे पुरानी होल्डिंग है, सब्सटेंशियल होल्डिंग है, तो आप उसको देख के भी खुश हो रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी हाल फिलहाल में डेरिवेटिव्स में कुछ डिफरेंस स्टॉक्स आए, उसने थोड़ी सी डिफेंस स्टॉक्स में एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया। एचएल ने अपना लॉस्ट ग्राउंड रिगेन किया, बीएल के पास अभी भी लीडरशिप है। एनीथिंग एडिड इन दिस, आई थिंक, फॉल इन डिफेंस इस दौर में आपने, गुरमीत? आज एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया, अगर आपने देखा होगा, जो डीआरडीओ के हेड है मिसाइल और स्ट्रेटेजिक सिस्टम के, मिस्टर राजा बाबू, अगर उन्होंने डीसीपीपी की बात करी कि वो पूरा प्रोडक्शन जो है प्राइवेट कंपनीज को देना चाहते हैं मिसाइल्स का। बीरू जी, आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। भारत को 5 से 6 हज़ार बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। हमारी करंट इन्वेंट्री अभी पता नहीं किसी को, पर शायद कम है, और पूरा इकोसिस्टम साल की अभी 100 मिसाइल्स बना सकता है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और प्राइवेट प्लेयर्स हैं इसमें, सोलार है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, और भी कंपनीज हैं। हमने इस फॉल में सोलार थोड़ा सा वेट बढ़ाया, हमारा टॉप वेट है पोर्टफोलियो का लगभग 6 से 7%। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पोर्टफोलियो में है अराउंड 3-3.5%। हमारे पास जेन टेक्नोलॉजी है, और हमने अभी डेटा पैटर्न ऐड किया था फॉल में, तो हमारा डिफेंस का वेट लगभग 12-13% होगा पोर्टफोलियो का। कुछ पोर्टफोलियो में ज्यादा भी होगा, जहाँ स्टॉक्स में मार्क टू मार्केट गेन ज्यादा होगा। तो हम काफी ओवरवेट है, और ये हमारे लिए डेकेडल थीम है। इसमें कोई भी अगर आपको वीकनेस दिखती है, आप जैसे सोलार की मैं बात करूं, पिछले 10 साल का ईपीएस ग्रोथ 32%, और वो अगले 5 साल भी मुझे 25-30% अर्निंग ग्रोथ उसमें होता दिखता है मुझे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास की है, 27% एबिट मार्जिन है। तो क्लियर विजिबिलिटी है प्रॉफिट पूल की। बस एक चीज पे आपको ध्यान रखना है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए डिफेंस में, क्योंकि ये B2G बिजनेस है, चंकी बिजनेस है, और बीच में रॉ मटेरियल कॉस्ट में और सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ सकता है। तो अगर बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं है और आप अगर लेवरेज हैं, तो आप एक खराब साइकिल में बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं, मैसिव डैमेज कर सकते हैं। तो स्ट्रांग बैलेंस शीट पे ध्यान दीजिए। एक यूजुअली टेंडेंसी होती है कि स्मॉल माइक्रो कैप देखना चाहिए डिफेंस में, थोड़ा बैलेंस बना के चलिए। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्पेस में। ओके, बैलेंस बना के चलना है। डिफेंस पे ये व्यू हो गया। बहुत सारे स्पाइसेस की हमने चर्चा की गुरमीत जी आपसे, लेकिन मेटल, इस पर आपसे बात नहीं हुई। हालांकि चैनल पे लगातार सुबह से मेटल ही जब नाम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंथ है मेटल स्पेस में। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है सर आपका, और कौन से, अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए आप, तो कौन से स्टॉक्स ज़्यादा आपको कन्विक्शन वाले लग रहे हैं? तो मेरा ये मानना है कि हम हार्ड एसेट्स की एक अच्छी साइकिल में हैं, और जब आप अच्छी साइकिल में होते हैं तो थोड़ा सा वेटेज कमोडिटीज को बनता है। प्रेशियस मेटल्स में हम कंटिन्यूसली गोल्ड ऐड कर रहे हैं हर करेक्शन में, ETF के फॉर्म में ज़्यादातर। स्टॉक वाइज हमने हमारी जो हम इन एंड आउट होते रहे हैं हिंदाल्को, टाटा स्टील में, जब भी अच्छे लेवल्स हमको मिले हैं, बट कोई अभी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं है। एक, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक स्पेशल सिचुएशन पोजीशन है पोर्टफोलियो में, मुकुंद है, पर वो स्टेनलेस स्टील पे है।
मुकुंद ने पीछे अपने लैंड मोनेटाइजेशन किया एक 600 करोड़ का, कंपनी 2200 करोड़ के मार्केट कैप की है, और अब ये बजाज कंपनी है, नीरज बजाज जी इसके चेयरमैन है, तो ये हमें लगता है ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। डेट रिडक्शन होगा, कंपनी का फोकस है क्लियर, और थोड़ा जब यूरोप इंप्रूव होता है तो क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स और रियलाइजेशन भी बढ़ेगी। तो ये एक पोर्टफोलियो का एक पार्ट है, छोटा वेटेज है, करीबन 1.5% के आसपास का वेटेज। चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सब इस इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे, स्पेस पे अपनी राय रखी आपने। एक बार क्लोज लेके आइए 24180 क्लोजर टू 24,200 की ट्रजेक्टरी पे, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 56,000 की ट्रजेक्टरी के आसपास हम क्लोज हो रहे हैं। अनुज, ये दिन मोटे तौर पे कंसोलिडेशन के नाम रहा विद हाई डिग्री ऑफ वोलेटिलिटी। इस सेशन को कैसे जज कर रहे हैं और कल के लिए आउटलुक क्या होगा? बिल्कुल, देखिए फिर थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि अब इन लेवल्स पर मार्केट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आई थिंक पिछले कुछ दिनों तक लगातार सिर्फ लॉन्ग कैरी करने की सलाह थी, लेकिन अब ना नई एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगली डिप का। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए हमारा 24,050 का स्टॉप लॉस है, वो हिट नहीं हुआ, अच्छी बात है, लेकिन ओवरनाइट में अब देखिए गैप डाउन का अगर आपको रिस्क है तो आप हेज करके जाएं, ये आप चाहें तो एक अप्रोच रख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल टेक्सचर मार्केट का अभी भी मजबूत है, वरना आज जिस तरीके की वो डिप आई वो एक्सटेंड होती रहती है, वो डिप एक्सटेंड नहीं हुई, वहाँ पर बाइंग आ गई। ये अपने आप में आपको बता रहा है कि लोअर लेवल पे मार्केट में स्ट्रेंथ है, लेकिन ये थोड़ा 24,300-400 का जो जोन है इसमें थोड़ा सा कंजेशन है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करें, ये मेरा एक व्यू होगा यहाँ पर। चलिए नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर बताइए कौन से स्टॉक पर फोकस बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स पर फोकस है यहाँ पे डीलर्स का। एशियन पेंट यहाँ पे खरीदारी की राय आती हुई दिखी है। क्वार्टर फोर की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हुई नजर आ सकती है। अनुमान 7-8% की वॉल्यूम ग्रोथ का है, लेकिन हो सकता है कंपनी अपने नंबर्स बीट करते हुए दिखे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। दूसरा स्टॉक है कैंसटेक का। यहाँ पे पिछले हफ्ते हालांकि ये उम्मीद थी कि नंबर थोड़े कमज़ोर होंगे, लेकिन हो सकता है कंपनी यहाँ पर भी अनुमान मुताबिक ही नंबर्स दर्ज करते हुए नजर आए, और इसी के चलते आज स्टॉक में मोमेंटम आते हुए दिखा है और खरीदारी की राय डीलर्स की डेस्क पे भी आती हुई दिखी है। और तीसरा और आखिरी स्टॉक है अदानी पावर। हाई वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता हुआ स्टॉक आपको दिखेगा। वॉल्यूम काफ़ी आई है आज स्टॉक में, और यहाँ पर खरीदारी की राय डीलर्स की तरफ से आती हुई दिखी है। तो एशियन पेंट, केन्स टेक्नोलॉजी और अदानी पावर तीनों में खरीदारी की राय है। ओके, डीलर्स के रडार पर एशियन पेंट्स, अदानी पावर और केन्सटेक। शुक्रिया ऊपर जानकारी के लिए। लेकिन हमारे पैनल कौन से स्टॉक्स पिक कर रहे हैं अब वो समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं एसटीबीटी या बीटीएसटी की। रुचित जी, शुरुआत आपसे बताइए, कल के लिए क्या कैरी करेंगे? क्रॉम्पटन ग्रीव्स कैरी करके जाने की सलाह रहेगी। काफी समय बाद ये 50 डे का ईएमए का सर ब्रेकआउट आया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज। तो करंट लेवल से बीटीएससी के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स में खरीदारी करके जाए 257 के स्टॉप लॉस के साथ 271 के टारगेट्स के लिए। ओके, क्रॉम्पटन 261 पे आपका बाय कॉलर। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे खरीदारी करके जाएंगे। कल हमने एक पॉज देखा था, लेकिन आज रैली रिज्यूम हो गई है, तो मेरा समझना है कि यहाँ से भी शायद 50-60 रुपए का आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इसका फ्यूचर खरीदेंगे, 1199 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1290 की टारगेट सेट करेंगे। ओके, एक बार बीएचईएल का स्टॉक लेकर आइए जरा, एकदम से पंख लगे स्टॉक में। ये देखिए ये क्या हुआ यहाँ पर, एफएनओ का स्टॉक है 6%, एकदम से सडन जंप आया इस स्टॉक में। शिल्पा जी, आप क्या कैरी कर रही हैं कल के लिए? अनुज जी, आई गो विथ माय अदानी पावर। मुझे लगता है इसमें बहुत स्ट्रेंथ है। ये 196 198 तक भी आपको अप मूव दिखाएगा। तो अदानी पावर इज बीटीएसटी आल्सो। ओके, अदानी पावर। सोमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा इंडियन बैंक पर। आज थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव है, कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन 10 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है आज और थोड़ा सा पुल बैक दिया है। मुझे लगता है दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन इंडियन बैंक। स्टॉप लॉस रखेंगे 920 पर और ऊपर में टारगेट होगा 980। इंडियन बैंक यहाँ पे खरीदारी की राय। गाबर सर बताइए, फ्राइडे के सेशन के लिए कौन सा काउंटर? अगेन पॉलिसी बाजार अब भी मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल ट्रेड करें 1555 पर, 20 रुपए का स्टॉप लगेंगे। 1535 का टारगेट रहेगा 1600 रुपए। पॉसिबल है पॉलिसी बाजार। ओके, चलिए पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, पॉजिटिव?
ब्रेथ ठीक थी अनुज, ब्रेथ ठीक थी, लेकिन ये है कि वो जो लगभग सुबह सुबह के आसपास का ब्रेथ का आलम था, क्योंकि उस वक्त आईटी में सुपर एग्रेसिवनेस मूव था, तो उतनी शार्प तो नहीं है, बट स्टिल बेटर। कल ये लॉन्ग्स थे 145, टुडे इट्स 110, बट स्टिल बेटर, स्टिल स्ट्रॉन्ग। 134 अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग, 58 में शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब 16 में। कल प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं थी, आज वो स्लाइटली नज़र आ रही है। स्लाइड्स पे उतरते हैं सीधे सीधे करके एक एक करके। लॉन्ग कहाँ पे था? पहला अगर आप देखें जो काउंटर अभी बेचल जिक्र किया उसने, उसका स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ लॉन्ग बिल्डअप, अदानी पावर, क्रॉम्पटन, पीवी फिनटेक और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ये कल की भाव कॉपी में, कल की सुबह की पल्स से मेंशन मैंने क्लियर कहा था कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बिल्डअप काफ़ी सुपर एग्रेसिव है विद पुट राइटर्स कन्विक्शन। बाकी केन्स, आरईसी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सीडीएसएल में मूव आज भी स्ट्रॉन्ग रहा, डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग रहे। हिंदुस्तान जिंक करीब करीब 2% ऊपर रहा विद स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशंस। शॉर्ट कहाँ पे था? सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये और एस्टर, ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी समय से कोलैप्स हो रहे हैं। ऑटो में हीरो मोटोकॉर्प आज 2 नरी माही स्लिप हुआ। आज एचडीएफसी बैंक का जो प्रेशर था वो निफ्टी बैंक को डाल गया हैरत में, और एचडीएफसी बैंक 793 डीलो की तरफ क्लोज होता हुआ बिलो मेरे ख्याल से लास्ट एवरेज पे क्लोज हो रहा है 10 डेमा पे। और ये लाख की स्लाइड जीएमआर एयरपोर्ट्स, मैरिको, टाइटन, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचडीएफसी लाइफ, इन सभी काउंटर्स में आज पेन था। एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट लेके आइए, और एवेन्यू सुपरमार्ट इस वक्त 4429 पे ना, इसको अभी छेड़ना नहीं चाहिए। इस पर ज़्यादा अगर आप देखें तो विषय पे इसको छोड़ते ही हैं, क्योंकि अभी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे ट्रेड कर रहा है, बस हल्का सा साइडवेज हुआ है और 10 डेमा के ऊपर है। बट मानस, एक प्रश्न मैंने आपसे कल भी किया था, मैंने किस पैनलिस्ट से किया था, शायद आप ही से किया था, बट इट वाज फॉर एचएल। जो एक्सपेक्टेशन थी वही किया इसने, फाइनली ये बड़ा एवरेज भी बाइसेक्ट कर दिया। मेरे ख्याल से इतना कंस्ट्रक्टिव और इतना स्ट्रॉन्ग टेक्निकल अप मूव लास्ट टाइम हमने फरवरी 25 में देखा था। इस मूव को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप? और ये अब 43-77 पे मल्टी मंथ चैनल बाइसेक्ट हो रही है। एचएल पे आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है? देखिए, व्यू पॉजिटिव है। हालांकि करीब 6-7 दिन में हमने अच्छी खासी रैली देख ली है, तो एक करेक्शन का वेट करेंगे। अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो करेक्शन आए और 200 डे मूविंग एवरेज वापस टेस्ट हो, 4300 के आसपास आए, तो फिर खरीदारी करेंगे। तब एक पोजीशन ट्रेड लेंगे 4150 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मेरा समझना है कि क्योंकि स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 4650 ये प्राइस आपको बहुत ही जल्द एचएल दिखा सकता है। ओके, हैल पर ये व्यू आता हुआ काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी सुबह। 5500 से ऊपर के टारगेट आए थे और कंपनी अच्छा भी कर रही है, बस एग्जीक्यूशन एक दिक्कत है। उस रिपोर्ट में ये बात कही गई थी। हालांकि पूरे डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी तेज़ी, 3% अप नजर आएगा आपको। मार्केट में रिकवरी निचले स्तरों से, लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर अच्छी खासी रैली अभी भी कायम है। एक बार रखिएगा इटर्नल स्क्रीन पर, काफ़ी दिनों बाद ये आया है रडार पर, और डेज हाई पर ही ऑलमोस्ट बंद होने की तैयारी। एक डिप आई थी बीच में, वहाँ पे फिर से खरीदारी लौटी है। बीएल, अभी हैल का जिक्र कर रहे थे हम डिफेंस पे से, बीएल भी देख लीजिए, ये भी डेज हाई पर बंद होने की तैयारी में है। इसके अलावा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी फिर आज के सेशन में। अदानी एंटरप्राइजेस भी डेज हाई के आसपास ही बंद होने की तैयारी में है। लेकिन इंटरनल पर व्यू जानना चाहूँगी। सुबह हमारे पैनल ने चुना था ये, खरीदारी की राय थी। रुचित जी बताइए, इंटरनल डिप आई फिर खरीदारी लौटी है, क्या फिर ये 300 के ऊपर जाएगा जिस तरीके से उस पिछले 2 दिन में मूव्स दिखे हैं? 300 तो अभी फिलहाल काफी दूर है, बट लेकिन ये 270, 275 जहाँ पे स्टॉक का 200 दिन का ईएमए है, वो लेवल्स डेफिनेटली नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोमेंटम फिर से पॉजिटिव रिज्यूम हुआ है, वो भी वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। सो 200 डीएमए एक बार सरपास करे तो हम फिर से लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड के रिजम्पशन के एक्सपेक्टेशंस करेंगे, बट फिलहाल एटलीस्ट 200 डीएमए तक का पुल बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए, जो 275 के आसपास। ओके, इटर्नल 253 रिवर्सल ट्रेड, ये नायका, इन सभी ने अगर आप देखें अच्छा मूव दिया, और बीएचएल 6.25% ऊपर। एक बार बीएलबी टेक बाय टेक चार्ट लेके आइएगा। मैं भी इसी प्रश्न को जो मैंने एचएल का किया था वो इसी से अगर आप देखें, आई थिंक मैं प्रभावित था इस चार्ट से, इसलिए प्रश्न मैंने किया। और याद रखिएगा ये इसका मेरे ख्याल से 4th या 5th, मतलब आप समझिएगा कि अच्छा क्लोज है, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के बेहद नज़दीक 456 पे। तो एचएल बीएल दोनों ने अगर आप देखें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया टुवर्ड्स क्लोज, और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा बिहेवियर दिखा रहे हैं।
एक बार चलते हैं लॉजिस्टिक स्पेस में कंटेनर कॉर्प। यस, मार्क करने लायक चीज़ ये है कि कंटेनर कॉर्प मेरे ख्याल से लगभग आप समझिएगा कि जुलाई के बाद पहली बार इतना बड़ा टेक्निकल इसमें ब्रेकआउट है 503.60 पे। रुचित, आपका टेक क्या होगा कंटेनर कॉर्प पे? ये आज से नहीं, ये इनफैक्ट ये पिछले मार्च लास्ट वीक से मोमेंटम में था, बट आज एक डिसाइसिवली एवरेज पार किया इसने। ये काफी ओवरसोल्ड सेटअप्स थे जो रीसेंट करेक्शन के बाद में, और डेफिनेटली जो अपमूव आया है उसमें स्टॉक ने अपने इमीडिएट जो 20 और 50 डे के रेजिस्टेंस है वो सरपास किए। तो आई थिंक ये पूरी जो रेंज में बंदी है पिछले कुछ महीनों में, उसके हायर एंड ऑफ द रेंज 530 के आसपास है। तो 530 540 ये मोमेंटम आई थिंक और एक्सटेंड होना चाहिए। 530 540 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, कॉनकोर 530 540 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 3% अब डेज हाई पे क्लोज होने की तैयारी। और पूरा रेलवे पैक, इनफैक्ट रेलवे स्पेस से जुड़े हुए काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी। कॉनकोर का हमने जिक्र किया, एक बार आरवीएनएल भी लेकर आइएगा स्क्रीन पर। यहाँ पर भी तेज़ी देख रहे हैं हम, 2.5% की तेज़ी के साथ ये बंद होने की तैयारी। राइट्स, आईआरएफसी, इन सभी में तेज़ी है। रेलटेल हालांकि कल के सत्र में अच्छा चला था ऑर्डर्स विन के बाद, लेकिन अब थोड़ी यहाँ से ऊपर इस तरफ से गिरावट आई है। लेकिन रेलवे दिन के फिर लौटे हैं क्या, ये समझ सकते हैं। गाबा सर, रेलवे पैक में अगर आप अभी कॉनकोर की चर्चा हो रही थी, एक बार आरवीएनएल का चार्ट आप देखेंगे, दमखम नजर आ रहा है या फिर वेट एंड वॉच की सलाह होगी? आई थिंक वेट एंड वॉच है, क्योंकि 3 दिन से अपमूव मिला था और आज सुबह नजर आ रहा था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। तो आई थिंक वेट एंड वॉच आरवीएनएल। ठीक है, आरवीएनएल वॉच की सलाह फिलहाल। और कुछ काउंटर्स देख लेते हैं जो आज के सेशन में अच्छा करके गई। क्रॉम्पटन क्लियरली आज 4 जीपीटी में इसको लिया गया था और वायदा के टॉप गेनर्स में रहा ये। लास्ट तक भी अगर आप देखें 5.5% की गजब के मूव के साथ ये क्लोज होने की तैयारी। बीएचईएल आज रहा है एकदम लास्ट मोमेंट पे, इसमें अच्छी खासी तेज़ी हम देख रहे हैं। लगभग 7% की तेज़ी क्लोज हो रहा है अब ये 6% ज़्यादा की तेज़ी के साथ। इसके अलावा रखिएगा स्क्रीन पर एफएमसीजी पैक से वीबीएल। अच्छा, वरुण बेवरेजेस की शायद क्लोजिंग में चर्चा नहीं हुई है, पॉसिबली लास्ट चार्ट चेक इस सेशन का वीबीएल। और ये लेना चाहूँगी सोमिल जी मैं आपसे, वीबीएल का चार्ट देख लीजिए। एफएमसीजी काउंट पूरा स्पेस काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन वीबीएल आज 4% ऊपर। बिल्कुल, वीबीएल में व्यू पॉजिटिव रहेगा। हाउएवर इन द शॉर्ट टर्म जो टारगेट्स थे वो ऑलरेडी अचीव्ड है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज में लास्ट वीक ही एक सपोर्ट लेकर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देकर ये पूरी रैली ऊपर की तरफ हुई है। अब ये जो टारगेट्स थे वो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो एग्जैक्टली 466 पर है और आज का हाई भी उसके आसपास ही है। तो दीज आर ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑलरेडी अचीव्ड है। अगर ये 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, तो मुझे लगता है कि ऊपर में और भी जगह है 490 तक, और उसके ऊपर 512 जो ये प्रीवियस स्विंग हाइज है। व्यू पॉजिटिव रहेगा, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखे। हावेवर अगर किसी को ब्रेकआउट के लिए वेट करना है तो 200 डेली मूविंग एवरेज जो है 466 का 467 के आसपास उसकी राह देख सकते हैं, और उसके बाद ऊपर के 490 और 510 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, वरुण बेवरेजेस 463.40 पे। चलिए अब एक काम करते हैं, क्लोजिंग के लिए चलते हैं। क्लोज कहाँ आ रहा है? 24,200 के आसपास, 56,050 के आसपास निफ्टी बैंक का। निफ्टी आईटी आज का अगर आप देखें सबसे बेहतरीन प्राइस मूव लेके जाने वाला स्टॉक रहा, इंडेक्स रहा, माफ कीजिएगा, दैट्स 50 डे में। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, 2 मिनट बचे मार्केट क्लोजिंग में और ठीक है, मार्केट में आज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रही, लेकिन फिर भी 40 पॉइंट नीचे निफ्टी था। बैंक निफ्टी में आज थोड़ी दिक्कत रही, करीब 250 पॉइंट नीचे था इंडेक्स, 0.5%। लेकिन निफ्टी आईटी ये अच्छा चला, करीब 3-4% की यहाँ रैली थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी आउट परफॉर्मेंस थी। मिड कैप 3-4% ऊपर था, स्मॉल कैप तो पूरा ऑलमोस्ट 1% का मूव था यहाँ पर। और एडवांस डिक्लाइन देखिए टुवर्ड्स एंड वापस कितना शानदार हुआ, 2:1 का एडवांस डिक्लाइन था, कोई कंप्लेन नहीं थी ब्रॉडर मार्केट में। सेक्टोरल गेनर्स पर आते हैं आज के, और उसमें सबसे ऊपर डिफेंस 0.2% ऊपर, इसके अलावा मेटल्स 1.5% ऊपर था। कैपिटल गुड्स इंडेक्स यहाँ पर भी रैली थी 1% की। कैपिटल मार्केट अच्छा चला, आईटी में भी अच्छी रैली आई, और एनर्जी ये भी करीब 2.5% ऊपर था। अब आते हैं सेक्टोरल लूजर्स पर, इसमें सबसे ऊपर था बैंक निफ्टी 0.5% नीचे, फाइनेंशियल्स में भी 0.5% की गिरावट, निफ्टी ऑटो, पीएसयू बैंक्स और ऑयल एंड गैस यहाँ पर हल्की सी गिरावट थी।
अब निफ्टी लूजर्स से चलिए गेनर्स पे आ जाते हैं। पहले अदानी एंटरप्राइजेस करीब 3% ऊपर रहा, हिंडाल्को 3% ऊपर, ट्रेंड में अच्छा मूव आया आज, इटर्नल में शानदार मूव था 2.5% का, अदानी पोर्ट्स 2.5% ऊपर था, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब 2% की रैली थी आज। लूजर्स में क्लियरली मार्केट में थोड़ा प्रेशर था बैंकिंग स्टॉक्स पर। HDFC बैंक 2% ही था ऑलमोस्ट। ONGC में गिरावट आई करीब 2% की, HDFC लाइफ 1.5%, टाइटन करीब 1.25%, अपोलो हॉस्पिटल्स करीब 1% थोड़ा ज़्यादा, और M&M ये भी आज करीब 1% नीचे रहा। वीरू जी हाँ, तो एक बड़े मूव के बाद निफ्टी बैंक इंडेक्स ने आज एक दिन चुना कंसोलिडेशन का। तो एक कंसोलिडेशन का दिन, और कल शुक्रवार, बड़ी जल्दी आ गया शुक्रवार, एक दिन की छुट्टी के बाद ये हफ्ता छोटा लग रहा था, लेकिन स्विंग्स बड़े मिले हैं इस हफ्ते। शुक्रवार को ये फिर पैनल वापसी करेगा मुलाकात सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।